हर रोज एक इंसान घर से निकलता है अपनी रोजी रोटी के लिए, जिंदगी में कुछ सीखने के लिए। बच्चे निकलते हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप निकलते हैं पैसे कमाने के लिए। ऐसे ही लोग घरों से निकलते हैं, गाँव से निकलते हैं शहर में जाने के लिए, शहरों से लोग निकलते हैं बड़े शहरों में जाने के लिए। पिछले 20 साल से लोग विदेश में जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, कोई कनाडा में जा रहा है। सो बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब जो भारत में रहते हुए नहीं दिए जा सकते। आज का हमारा ये पॉडकास्ट है उन लोगों के लिए जो लीगल हेल्प चाहते हैं। हम लोग एक एजुकेशन कंसल्टेंट है। हमारा रोल होता है एक एप्लीकेशन को किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से दाखिला लेके वीजा लगाने तक। वीजा लगाने के बाद एक 8 से 10 साल की जर्नी होती है। बच्चा वर्क परमिट लेता है, बच्चा PR लेता है, वही बच्चा सिटीजन भी बनता है। इन सारे मसलों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लीगल ग्राउंड्स के ऊपर माँ बाप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इसी के लिए आज की हमारी चर्चा होगी एक ऐसे तजर्बेकार इंसान से जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके बच्चों को गाइड करा, एक ऐसे लीगल एक्सपर्ट जिनके पास ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा मान्यता है, वो आपको सही जानकारी दे सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट मेंगा सिंह जी का। मेंगा सिंह जी, सत श्री अकाल, राम राम। सत श्री अकाल जी, राम राम, आदाब। विनय हरी पॉडकास्ट देखने वाले सभी दर्शकों का, श्रोतों का पंजाबी में कहूँ तो जी आया नो, सत श्री अकाल, आदाब। सर, मैं पिछले 17-18 साल से लोगों को भेज रहा हूँ। हम लोग का काम होता है वीज़ा लगाने का, बट बहुत सारी लीगल ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं जो बच्चा वहाँ जाके फेस करता है जी। तो इसी के कारण आज आपसे चर्चा होगी। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप ज्ञान डालें, कब से आप माइग्रेशन लॉयर हैं और क्या आपकी जर्नी है सर? पहला तो जो लीगल टर्म में जो माइग्रेशन लॉयर नहीं, माइग्रेशन एजेंट बोलते हैं। जी सर। लॉयर जो होता है उनके पास अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होता है, जो कि माइग्रेशन एजेंट के पास नहीं होता। जी सर। हम जो बॉडी हमें कंट्रोल करती है हमारा जी, वो कंट्रोल करती है, गवर्न करती है, हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है जी। हमारी क्वालिफिकेशन के बाद एक प्रॉपर एग्जाम्स वगैरह होते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है कंप्लीट। जी सर। सो उसके बाद हम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट बनते हैं। जी सर। सो वो जो ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई बैठा है रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, जी सर, वो ही सही मायनों में किसी भी तरह की वीजा एडवाइस दे सकता है। जी सर। दूसरा कोई बंदा भी लीगली एडवाइस देने के लिए ऑथोराइज नहीं है। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अगर कोई करता है तो। जी सर। सर, ऑस्ट्रेलिया में जो माइग्रेशन हुई आज तक, ये सारी माइग्रेशन स्टूडेंट के तहत हुई सर। क्यों ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट को ही क्यों लेके आता है ऑस्ट्रेलिया? देखो जी, मेरा ये मानना है कि जो माइग्रेशन यहाँ पे होती है, जो परमानेंट लोग रहने के लिए यहाँ पे आते हैं जी, वो मैक्सिमम जो है वो एशियन कंट्री से आते हैं। जी सर। अगर मान लो कोई 100 बच्चा यहाँ पे आके माइग्रेशन उसने किया, परमानेंट रेजिडेंसी की, तो 100 में से 70% एशियन कंट्री से, अदर देन चाइना। जी सर। चाइना के मैक्सिमम लोग जो वापस चले जाते हैं, आपको भी पता है कि उनके सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की वजह से एक बच्चे पे मतलब 3-3, 4-4 बुजुर्गों का पीछे जिम्मेवारी है, उन्होंने देखना उनको। जी तो मोस्टली वो वापस चले जाते हैं। जी सर। 20-25% लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन दूसरे कंट्रीज जितने भी एशिया में आते हैं, वो सभी कंट्रीज के बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, और कुछ तो आते सिर्फ इसलिए है कि हमें किसी तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, वो यहाँ पे होते हैं। जी सर। अब बात रही कि स्टूडेंट्स को ही क्यों लेते हैं। जी, किसी भी आदमी का देखिए एक आप भी समझते इस बात को, जो लाइफ स्पैन है, जो वर्किंग स्पैन है लाइफ में, जी, वो तकरीबन 35 to 40 ईयर्स है। जी सर। अब क्या है कि एक बंदा अगर काम करता है, एक बिल्डिंग बनाता है, मान लीजिए एक बंदा 10 बंदे इकट्ठे होकर बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग रेवेन्यू जनरेट नहीं करती। जी सर। जब तक उसको बिल्डिंग को यूज करने वाले नहीं होते, जी, वही रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना। तो सरकार का मतलब क्या है? रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। जी। सर्कुलेशन ऑफ मनी जितनी ज्यादा स्पीड से होगी, गवर्नमेंट की इनकम उतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी। जी सर। तो इसलिए ये ज्यादा स्पैन, वर्किंग स्पैन वाले लोग लेके आते हैं, उसको खुद को अपने तरीके से तैयार करते हैं, वो किसी भी तरह की जॉब हो। और नो डाउट इसमें कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, जो जॉब्स होते हैं, या तो वो टेक्निकल होते हैं, जी सर, या फिर जैसे हम हमारे मुल्क में बोल देते हैं क्लास 4 जॉब्स हैं। जी। वो मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि जॉब की यहाँ पे लेबर की एक तरह की अलग तरह की डिग्निटी है। कोई आपसे पूछता नहीं आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जी जी। बढ़िया मानते हैं, सभी जॉब्स को बढ़िया मानते हैं, ये एक अच्छी बात है इस मुल्क में। लेकिन इसके बावजूद जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है इनका, जहाँ पे डिसीजन होने हैं, जी, वहां पे उस दायरे में कोई भी जो माइग्रेटेड बंदा है, 99% में श्योर हूँ
कि उस दायरे में ये नहीं घुसने देते बच्चे। जी सर। वहाँ पे कोई जॉब नहीं किसी को मिलती, कभी भी नहीं मिलती। जी। दूसरे जितने भी टेक्निकल IT फील्ड में हो जाएंगे या दूसरी जितने भी सर्विस इंडस्ट्री में हो जाएंगे, वो सब जॉब्स माइग्रेटेड लोगों के लिए है। लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी जहाँ पे डिसीजन लिए जाने हैं मुल्क के लिए, वहाँ पे कभी एंट्री नहीं मिलती अनटिल अनलेस ये बच्चे को खुद तैयार करें फ्रॉम मे बी 6-7 ईयर से स्टार्ट करे और यहाँ पे इनकी स्कूलिंग में पढ़े वो, और इनके सेटअप को समझे, इनकी कल्चरलिज्म को समझे, टोटली कंप्लीटली अपने हाथों से तैयार करके उस बच्चे को उस दायरे में लेके आते हैं। अदरवाइज माइग्रेटेड जो कहीं से पढ़ के आया बाहर से, उसको उस दायरे में कभी लेके नहीं होता। सर बात जब शुरू होती है स्टूडेंट वीजा की, स्टूडेंट वीजा पे जो लोग आते हैं अक्सर आके स्ट्रगल करते हैं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट के साथ एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती है। जी। स्टूडेंट यहाँ उतरता है, उतरते ही उसको बोल दिया जाता है आप कॉलेज चेंज कर लो, कोर्स चेंज कर लो। स्टूडेंट अनजान होता है, 17-18 साल उम्र होती है। क्या ये कॉलेज कोर्स चेंज करना सही है सर? ऑफ कोर्स सही नहीं है, लेकिन मैं ना विनय जी थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहूंगा। एक्सप्लॉयटेशन आपने बात कही। जी सर। दो तरह की एक्सप्लॉयटेशन मेजरली है। जी सर। एक तो है कि उसकी वर्क प्लेस पे एक्सप्लॉयटेशन किस तरह की, जी, और दूसरा है कॉलेजेस की तरफ से, उसमें कॉलेजेस और एजेंट्स मिलके आपस में कैसे एक्सप्लॉयट करते हैं स्टूडेंट्स को, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। दोनों तरह के लोग सभी सोसाइटी में मिलते हैं आपको। जी सर। अब जो बच्चा वहां से किसी भी तरह जहाँ पे आना चाहता है, सबसे पहले पेरेंट्स का रोल शुरू होता है जी। कि अगर पेरेंट्स ने सोच लिया कि हमने बच्चे को बाहर भेजना है, जी सर, तो एटलीस्ट ये 10 से जी, वो तैयारी करनी शुरू। जी, वो एक ऐसे बोर्ड में जाके बच्चे को पढ़ाए जो बोर्ड है यहाँ पे वैलिड हो, यूनिवर्सिटी उस बोर्ड की क्वालिफिकेशन को वैलिड माने, जी या सर, उसको प्रायोरिटी दे, या उसकी वेटेज मिले उसको। जी सर। दूसरी बात, जब 10th में बच्चा पहुंच गया तो सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए उसका जो पर्सनल काम है, फॉर एग्जाम्पल खाना पकाना, और उसके बाद बर्तन धोने हैं, अपना बेड बनाना है, टॉयलेट साफ करनी है अपनी, जो कुछ भी पर्सनल उस बच्चे के काम है वो पेरेंट्स को इमीडिएटली छोड़ देने चाहिए। मैंने जो देखा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से कि बच्चे यहाँ पे आके रोते हैं, लिटरली रोते हैं कि उनको खाना नहीं बनाना आता, कुछ भी करना नहीं आता, टॉयलेट साफ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, खुद की टॉयलेट है। जी जी जी। और को बाहर से हायर करेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ता है जी। तो जब वो, और दूसरा सबसे बड़ी बात, बच्चे जब ये 12 करके आते हैं, जो बच्चे खास तौर पे, उनके पास कोई स्किल नहीं होती, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन शुरू होती है। इस सबसे बड़ा जो नुकता है ना, वहाँ पे जब बच्चे जो आते हैं, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि जब वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे को बाहर भेजने के लिए, कोई ना कोई स्किल उनको दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को स्टिचिंग का स्किल दिया जा सकता है, उसको मेकअप का स्किल दिया जा सकता है, उसको मोबाइल रिपेयर का स्किल दिया जा सकता है, लैपटॉप रिपेयर का स्किल दिया जा सकता है, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करनी है, कुछ भी हाथ का जो स्किल है सर, वो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए यहाँ पे अगर एक्सप्लॉयटेशन से बचना है। ठीक उसी तरह जो लड़के हैं उनके लिए भी है, वो जो होटल इंडस्ट्री में काम करें, वो जाके शेफ का काम सीखें, होटल में चले जाएं, लैपटॉप रिपेयर सीखें, मोबाइल रिपेयर सीखें, बार्बर का काम सीखें, कुछ भी जो अगर उनके हाथ में स्किल है, तो जहाँ पे आके किसी भी एम्प्लॉयर के साथ बात करेंगे कि मुझे जॉब चाहिए, जो 24 आवर्स पार्ट टाइम हमें मिलते हैं, पर वीक मिलते हैं, उतनी देर के लिए चाहिए, तो अगर वो एम्प्लॉयर कोई भी ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बैठे, उसने काम लेना है इमीडिएटली फ्रॉम द डे वन, क्योंकि आवरली रेट पे होता है यहाँ पे, 1 मिनट भी उसको फालतू देने का नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं देगा आपको। अगर आपके पास स्किल है तो जॉब भी हाथों हाथ मिलती है, और ऐसे बच्चे एक्सप्लॉइट भी नहीं। बात रही दूसरी, अब एक्सप्लॉयटेशन ऑन द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एजेंट्स एंड ऑल दैट। अब क्या है कि इंडिया से जो एजेंट्स हैं, आप इस फील्ड में काफी लंबा तजर्बा है आपका, आप भी समझते हैं कि कितने सही माने जेन्युइन है और कितने ऐसे ही मतलब शॉप्स खोल के बैठे हुए हैं, फ्रंट पेज है बस। तो उनका कोशिश ये होती है कि किस यूनिवर्सिटी कॉलेज से हमें मैक्सिमम कमीशन मिलता है, वहां पे बच्चे को भेज दें। बच्चे का उस स्टडी में अपना कोई टेस्ट है या नहीं, उसका कैलिबर है या नहीं, वो पढ़ना चाहता है या नहीं, या उस स्टडी में कोई क्लियर पाथवे है या नहीं, ये वो नहीं दिखती, मोस्टली नहीं दिखती। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनका कोशिश ये होती है कि वीजा ग्रांट होना चाहिए, बाकी चीजें सारी सेकेंडरी है, प्राइमरी है वीजा ग्रांट। कोई भी एजेंट के पास अब जाता है बच्चा, तो सबसे पहले कहता है भी ये मत पूछो कि कौन सी स्टडी लेके दे रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि इस स्टडी से वीजा आ जाए। तो पेरेंट्स की भी होती है कोशिश, भी इतना पैसा लगा रहे हैं हम, तो वीजा तो पहले जाते होना भी चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद जो फीस स्ट्रक्चर जब बच्चा देखता है, वहाँ पे नो डाउट एजेंट्स कह के भेज देते हैं कि आप तो साल के अंदर इतनी कमाई कर लोगे,
इतने पैसे इकट्ठे कर लोगे, नेक्स्ट ईयर की फीस आप भर लोगे। लेकिन जब इनिशियली आके उनके पास कुछ स्किल होता नहीं है, काम तो मिलता नहीं है, और 2-3 महीने में, पंजाबी में कहते हैं, आंखें खुल जाती हैं उनकी। तो आंखें जब खुल जाती हैं तो पता चलता है भी जो कोर्स हम लेके आए हैं इसका तो पीआर पाथवे भी नहीं है और इसकी फीस भी बहुत ज्यादा है। अब ऐसा क्या करें कि हमारे पास फीस भी कम देनी पड़े हमें, तो पीआर पाथवे भी मिल जाए, और तब वो एजेंट्स के पास जाता है। और एजेंट के पास क्या है? एजेंट के पास कोर्सेज ही है ना, सेल करने के लिए करियर पाथवे ही है। अब मजबूरी स्टूडेंट की भी है और मजबूरी एजेंट के पास जब ऐसे क्लाइंट आता है, और कितने % आप मानते हैं कि एजेंट जो सही मायनों में इमोशनली कोई डिसीजन लेगा? वो डिसीजन लेगा टेक्निकलिटी के बेस पे, इस बच्चे का जो पीआर पाथवे वो भी सिक्योर हो जाए, अब उसको कमीशन भी मिल जाए, और आने वाले कल में ये मेरा क्लाइंट भी बन जाए। क्योंकि अगर एक बार किसी बच्चे को उसका हाथ पकड़ लिया और उसको पीआर दिलवा दी, तो नेचुरली वो जिंदगी भर के लिए उसका कल को पार्टनर भी आना है, पेरेंट्स भी आने हैं, भाई बहन भी आने हैं। तो एक लंबी देर के लिए वो क्लाइंट होल्ड करने के लिए जो एजेंट्स हैं वो डिफरेंट तरह के उसकी लालच शब्द तो नहीं मैं कहूँगा, डिफरेंट तरह के वे आउट्स हैं, वो सभी तरीकों को सामने रख के और स्टूडेंट का कोर्स चेंज करवा देता है। उसमें फीस कम का भी होता है, और कई बार तो ये भी होता है भी कॉलेज के जो अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे एक लंबी देर के लिए पढ़ना पड़ता है बच्चे को, मतलब स्टडी आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो बच्चों की डिमांड भी होती है आगे। एजेंट से पूछते हैं कि हमें कम जाना पड़े, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं बच्चे, फीस भी कम देनी पड़े, ऐसा कोई कॉलेज या कोर्स ढूंढ के दो। क्योंकि बच्चे जब क्लास में जाते हैं ना तो सब डिस्कस करते हैं जी। तो कई बार तो क्या होता है कि बच्चा जब सामने आता है तो एजेंट्स, बीइंग एजेंट, मेरे पास भी जब बच्चे आते हैं तो कई बार ऐसा पता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जितना कुछ ये लेके घूम रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितने बच्चों के साथ वो बातें शेयर किया और वहां से वो सारी नॉलेज ली। सो इस तरह मतलब दोनों लेवल पे जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उसके पीछे एक मेजर रीजन यही है। एक बच्चा यूनिवर्सिटी में आया, 6 महीने में उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, वीजा के ऊपर कंडीशन लगी है कि आप अपना प्रोवाइडर बगैर अप्रूवल के बदल नहीं सकते, वो कंडीशन कहाँ गई फिर? देखो ऐसा है कि फ्रॉम द डे वन एलिजिबल है प्रोवाइडर या कॉलेज चेंज करने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता जी, लेकिन उसको अप्लाई करना पड़ेगा रिलीज लेटर जी। अब उसका कोई जेन्युइन रीजन है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा आ गया लेकिन उसने यहाँ पे आके करिकुलम देखे, सब्जेक्ट देखे, तो एक उसने देखा भी ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा जी। तो अगर वो फेल हो जाता है तो उस बेस पे अगर वो रिलीज लेटर अप्लाई कर देता है बिफोर 6 मंथ, अगर उसको रिलीज लेटर मिल जाता है, इट कुड बी आफ्टर 1 मंथ, इट कुड बी आफ्टर 2 मंथ, उस रिलीज लेटर के बेस पे वो कहीं भी दूसरी जगह जाके एडमिशन ले सकते। और कोऑपरेटिव है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव। अगर बच्चा नहीं कॉप अप कर रहा तो उसको उसी यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरे कॉलेज, दूसरे कोर्सेज होते हैं, वो भी सजेस्ट करते हैं कि बच्चा हमसे ना जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लंबे प्रोसेस के बाद एक बच्चा पहुंचता है, तो ऐसे इजीली यूनिवर्सिटी बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन इसके बावजूद जैसे पहले डिस्कस किया कि उसके रीजन फीस हो सकती है, उसका रीजन ज्यादा जो स्टडी आवर्स हो सकते हैं, और उसका रीजन पीआर पाथवे हो सकता है। इस वजह से बच्चे यूनिवर्सिटी छोड़ के छोटे कॉलेजेस में या चीपर कॉलेजेस जिनकी फीस कम है वहाँ पे जाते हैं। देखिए, मैं इसके पहले कि आपसे डिटेल में जानना चाहूँ, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा। हर साल हजारों बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं पढ़ने के लिए। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो गलत कोर्स, गलत कॉलेज, गलत शहर में चले जाते हैं, वहां जाके उनकी होती है एक्सप्लॉयटेशन। आज हमारे साथ मेंगा सिंह जी हैं जो एक लीगल प्रैक्टिस करते हैं, आपको आपके बच्चे के लिए क्या सही है गाइड कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी ये पॉडकास्ट जो देख रहा है उसका बच्चा ऑस्ट्रेलिया के अंदर परेशान हो रहा है, मेरी विनती है कि एक तजर्बेकार इंसान है, इनसे एक बार जरूर मिलिए, इनसे समझिए, ये आपके बच्चे को सही रास्ता दिखा पाएंगे, कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज। क्योंकि बीइंग एन इंडियन, मेंगा सिंह जी समझते हैं। सर, मैं आपके पास आता हूँ दोबारा, मुझे डिटेल में बताइए। हर साल 50 से 60 हजार बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, और यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड आया कि 60 से 70% बच्चे 6 महीने बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब ऐसा कोई बंदा वहां आ गया, उसका क्या होगा आगे, क्या कर सकते हैं आप उसके लिए? तो सर ये बात, इसको एड्रेस करने से पहले मैं ना ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पहले क्या था जी, अब क्या है जी, और आने वाले कल में क्या होने जा रहा है, जो सुन रहे हैं इधर उधर से जी। देखो, पहले आपने भी बहुत सारे वीजा के लिए स्टूडेंट्स की मदद की है, हजारों की गिनती में की है जी सर। तो पहले था एक जीटीई, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्री। हाँ जी, जीटीई सेटिस्फाई करना होता था स्टूडेंट को जी,
और वो होता था इमिग्रेशन की लेवल, डिपार्टमेंट की लेवल पे, जहाँ पे जैसे भी इशू इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसको जीटी को देखता था, कुछ स्टेटमेंट को देखता था, पढ़ता था, जो केस ऑफिसर है उसके बेस पे डिसीजन लेता था जी। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, आपको भी पता ही है, जीएसटी कर पिछले तकरीबन साल से भी ऊपर हो गया। हाँ जी, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट कर दिया। हाँ, अब क्या है, वो जीएसटी है जो कॉलेज के लेवल पे और यूनिवर्सिटी के लेवल पे जी, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लेवल पे नहीं है जी, है चीज वही ऑलमोस्ट सेम ही है जी, तो मेजर चेंज नहीं है कि उसका मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके फाइनेंशियल सोर्सेज क्या है, उसके पेरेंट्स की या उसके बाकी उसकी स्पाउस की या डिफेक्टिव पार्टनर की इनकम क्या है, और उसकी ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, ये कोर्स क्यों चूज किया, ये सारी चीजें पहले भी थी, अब भी है। लेकिन इस टाइम यूनिवर्सिटी के लेवल पे या कॉलेज के लेवल पे ये सारी चीजें हो रही हैं। कहने का मतलब ठोक बजा के देखना जी, यूनिवर्सिटी एडमिशन देने से पहले ओवरसीज स्टूडेंट को पहले ठोक बजा के देखती है, बकायदा इंटरव्यू करती है कि पर्टिकुलर कोर्स में अगर बच्चा आ रहा है तो उसकी कोर्स की समझ है, इस यूनिवर्सिटी की समझ है, इस कंट्री की उसको समझ है, इसकी आने वाले कल में क्या फ्यूचर होगा, आउटकम क्या है इस कोर्स की, वो समझे। बकायदा डिटेल्ड इंटरव्यू होती है, मोर देन हाफ एन आवर, क्योंकि बच्चे ने जो पहले सबमिट किया है स्टेटमेंट अपना, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ये है, मैं ये कोर्स क्यों पढ़ रहा हूँ, मैंने ये अपने मुल्क में या किसी दूसरे कंट्री में क्यों नहीं पढ़ा, मैं आपके पास आया हूँ तो मुझे इसका बेनिफिट क्या होगा, फ्यूचर में क्या मैं इसका बेनिफिट होगा, उसी के बेस पे क्वेश्चनर जो सारी पूछते हैं, तब कहीं जाके उसमें एडमिशन मिलती है। और देखिए, इतना करने के बाद भी अगर बच्चा उठ जाता है 6 महीने तो फर्क ही कौन है, कहाँ पे कमी क्या है, कमी क्या है, इसका मतलब कि बच्चे ने जो कुछ भी स्टेटमेंट वहां पे दी वो सब बनावट हाइपोथेटिकल लेवल पे दे दिया उसने, स्टेटमेंट भी ऐसी मतलब फेक थी और उसने जो इंटरव्यू दी वो भी फेक थी। अब सामने वाला जो, जैसे मैंने अपने इस पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि जो ट्रस्ट बेस है, जो इनका जब लॉ बनाते हैं, ये भी ट्रस्ट फैक्टर जो है ना वो बहुत रूट पे नीचे जो पंजाबी में नेम डाली हुई है जी, वो ट्रस्ट की जी, वो ट्रस्ट को ब्रीच करते हैं कोई भी है। जैसे मतलब लॉ को यूज करो इट्स गुड, लॉ को मिस यूज करो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी हार्मफुल। अब जो बच्चे 6 महीने के बाद आके कोर्स छोड़ देते हैं, और मेरे ये दावा है मोर देन 70-80% स्टूडेंट वो आउट ट्रैक हो जाते हैं सर जी। जिस बच्चे को, कोई भी बच्चा किसी भी कंट्री से आता है जो 5 से लेके 5 साल मिनिमम और 7 साल अगर वो बच्चा सेम स्टडी में रहता है, सेम ऑक्यूपेशन में रहता है और कुछ भी गलत नहीं करता, कोई कंडीशन ब्रीच नहीं करता, तो मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 7 साल के अंदर उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है अगर वो यहाँ पे रहना चाहता है तो जी। अगर उसने कोर्स चेंज कर लिया, अब अकेला कोर्स नहीं चेंज करते, उसके साथ दूसरे चैप्टर भी खोलते हैं। मान लिया फॉर एग्जाम्पल कोई साइबर सिक्योरिटी में आ गया जी, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में आने के बाद क्या किया उसने देखा भी मेरा पड़ोसी है या जिसके पास में रह रहा हूँ वो ऊबर ड्राइव कर रहा है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, वो एज केयर सेक्टर में काम कर रहा है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, वो डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहा है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, वो ट्रक चला रहा है इंटरस्टेट, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। मन में एक होता है ना जो ग्रीड, एक लालच बच्चे के बिना सोचे समझे, अब पेरेंट्स समझाते हैं या नहीं समझाते, मैं उतनी दूर नहीं जाऊंगा अभी, तो क्या होता है कि वो साइबर सिक्योरिटी वाला जो कोर्स छोड़ के उसने कुकरी ज्वाइन कर ली। अब कुकरी ज्वाइन तो कर ली, कुकरी फील्ड में काम नहीं करता, वो काम ड्राइविंग का कर रहा है, स्टडी उसने कुकरी की कर रहा है, और जो वो असेसमेंट्स भी जो आपको पता ही आजकल एआई सिस्टम चारों तरफ है, कैसे बनाते हैं बच्चे, और हमसे ज्यादा समझते हैं जो नई जनरेशन तो एआई को, हम तो उतना नहीं समझते फिर भी, लेकिन वो सारा कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो उसको जब एंड ऑफ द डे जब वो उसका स्टडी कंप्लीट हो जाती है, उसके पास स्किल कुछ नहीं होता है, सिर्फ सर्टिफिकेट होता है जी। और वहां पे फिर बात घूम फिर के वहीं पे चली जाती है, फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है, वो एम्प्लॉयर की तरफ से भी हो जाती है, सभी की तरफ से हो जाती है, और बच्चा वो आउट ट्रैक हो जाता है, कहीं ना कहीं जाके वो 5 की बजाय 7 की बजाय 10-10 साल वाले भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं जिनको 10 साल हो गए यहाँ पे आए, अभी तक कोई भी उनको रास्ता नहीं मिला, अभी भी कोई ना कोई एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ स्पॉन्सर कर दे। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, जो स्टडी है उसके रेलेवेंट स्किल नहीं है, और जो स्किल है उसकी रेलेवेंस, ये वाली चीजें हैं ना छोटी छोटी जो है, बच्चे अगर सेम स्किल में सेम स्टडी में अगर रहें तो मैक्सिमम मैंने जी मतलब 7 साल में कोई भी बच्चा मैंने नहीं देखा जो सही में रहता है इसमें, अगर आउट ट्रैक नहीं होता तो 7 साल ज्यादा से ज्यादा लगते हो जाता था। सर बच्चा गलती कर गया, अब उसको क्या गाइड करेंगे आप, क्या करे वो बच्चा? दुनिया के अंदर कुछ नहीं बिगड़िया जी, क्या कहते हैं कि बेर गिर गए
उसको उठाओ, जी। धो लो, झोली में डाल लो और फिर आगे चलो। जी। अब पीछे क्या हो गया, कंडीशंस ब्रीच हो गई, सब कुछ हो गया। ये सिस्टम सर बहुत बढ़िया है जी। यहाँ का। अगर इसको आप यूज करते हो, सिर्फ यूज करते हो ना, तो इतना बढ़िया सिस्टम है कि आपको कहीं भी, हमारे कंट्री में क्या है कि छोटा छोटा काम करवाना ना, किसी पॉलिटिकल लीडर का हाथ पकड़ना पड़ता, लेके जाना पड़ता, सिफारिश करवानी पड़ती है। जी। यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ। किसी बच्चे से, किसी सिटीजन से आपको पूछ के देख लो, कौन आपका डिप्टी कमिश्नर है, कौन आपका एसडीएम है, कौन आपका तहसीलदार है, कौन आपका जज है, कौन आपका वकील है, किसी को कुछ नहीं पता जी। क्योंकि देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप सिस्टम के बीच रूल रेगुलेशन फॉलो करके चल रहे हो तो सभी कुछ आपको ऑनलाइन घर पे बैठे सब कुछ मिलता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस वही है कि अगर गलती कर ली है तो किसी ऐसे अनुभवी एजेंट के पास जाएं, मिसगाइड ना हो, इधर उधर की बातें कम सुने। जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस सिर्फ क्लाइंट बेस बढ़ाने के लिए आती हैं, उसमें बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी होती है। अगर उसको कंफर्म ही करना है तो आजकल तो सर एजेंट के पास में नहीं भी जाते हैं, तो चैट जीपीटी है, को पायलट है, ग्रुप है, पता नहीं कितना मीडिया है, 3-4 जगह पे जाके इंफॉर्मेशन सर्च कर लो, कंपेयर करके देख लो, और उसके बाद एजेंट के पास जाकर ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी आपको कि मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ। अगर गलत हो तो आज से सही करना शुरू कर दो, आने वाले 3-4 सालों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बच्चा पंजाब से माइग्रेट हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर डिग्री लेके, उसके माँ बाप अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसको अब यूनिवर्सिटी को बदलना है कॉलेज में, उसे ट्रेड कोर्स लेना चाहिए या उसे बैचलर में ही किसी कॉलेज में जाना चाहिए? तो देखो बैचलर में ही जाना चाहिए क्योंकि वो बैचलर लेके आया है। अगर बैचलर से ट्रेड कोर्स में जाएगा तो वो अपने कोर्स को डाउनग्रेड करेगा। जी। डाउनग्रेड करने का मतलब सबसे पहला तो उसका नया वीजा डालना चाहिए। जी। डिपार्टमेंट यही कहता है कि अगर किसी ने कोर्स को डाउनग्रेड करना तो कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन उसके लिए अलग से वीजा एप्लीकेशन डालो, जी। फिर हम देखेंगे आपको ये वीजा देना है या नहीं देना। जी। अब बच्चे क्या करते हैं कि मान लो कि ट्रेड कोर्स है, ट्रेड कोर्स के बाद मतलब 2 साल का या 3 साल का ट्रेड कोर्स है, उसके बाद मेरे जैसे जो एजेंट बैठे हैं साथ में ग्रेजुएशन की भी एक सीओई ले देते हैं जी। और भी, लेकिन पढ़ना नहीं है। और कॉलेज भी ऐसे हैं भी उनको चलो $5-6 हज़ार की मिल रही है सीओई, सिर्फ सीओई जनरेट करने के लिए, और वो करके दे देते हैं। उनको भी पता है भी बच्चा 2 साल पढ़ेगा कहीं ट्रेड कोर्स में, उसके बाद हमारे पास तो आना नहीं है इसने, ये सीओई कैंसिल होनी है क्योंकि उसके बाद उसने वर्क वीजा डाल देना है। तो वो सब उस गेम में चले जाते हैं, लेकिन नुकसान बच्चे का होता है। सब अपने अपने मनी माइंडेड हो जाते हैं, लोग देखना शुरू कर देते हैं उस तरफ। लेकिन यहाँ पे बच्चे को बड़ा वाइजली डिसीजन लेना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि बच्चा कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी माइग्रेशन एजेंट को मिले, और उस एजेंट को इधर उधर से पता चल जाता है सर कौन कैसा है, कि वो एजेंट कोई क्वालिफिकेशन सेल ना कर रहा हो, गाइड कर रहा हो। है बड़ी फाइन लाइन बीच में कि वो सेल कर रहा है या गाइड कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज की तारीख में एआई की वजह से आप बहुत कुछ बच्चे खुद भी जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने पेरेंट्स से सलाह मशवरा करें। पेरेंट्स को चाहिए कि वो एजेंट से बात करें, फोन पे बात करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जैसे आपने कहा कि अफोर्ड नहीं करते, इसमें भी एक बात कहना चाहूंगा। मान लो एक बच्चा वहां से, इंडिया से या कहीं भी किसी दूसरी कंट्री से भी आ रहा है, वहां पे सबसे बड़ी बात जो है, आने से पहले चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जैसे मैंने कहा स्किल होना चाहिए उसके पास, और उससे भी पहले उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा हथियार है उसके पास, अगर वो उसके पास है ना सर, पहली बात तो एक्सप्लॉयटेशन से बचेगा वो। कुछ भी, जैसे उबर बच्चे क्या करते हैं, उबर ड्राइविंग कर ली, उबर की अगर इंडियन लाइसेंस है किसी के पास तो वो यहाँ पे आके ड्राइव कर सकता है, वो ऑथोराइज है। और उसका अगर उसको परमानेंट लाइसेंस यहाँ का लेना है तो उसके लिए भी कम समय लगता है, उसका मतलब बहुत जल्दी बन जाता है। अदरवाइज जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं उसका लाइसेंस का पूरा प्रोसेस तकरीबन 3 साल का है। अब ये बच्चों को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए जिस बच्चे को भेजना उसका फुल लाइसेंस बना के यहाँ पे भेजें, ताकि वो बच्चा यहाँ पे आके अपनी एक 2-4 हज़ार की $5,000 की गाड़ी ले, और नहीं तो कम से कम उबर ईट्स करना शुरू कर दे, उसकी थोड़ी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। मकान का किराया है, ग्रोसरी का खर्चा है, वो दूसरे तीसरे खर्चे 1,000-1,500 पर मंथ बनाना शुरू कर देगा, तो पेरेंट्स में भी बर्डन कम जाएगी
और बच्चे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और फिर उस वजह से वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे कोर्स चेंज करना है, अनटिल अनलेस उस कोर्स में पीआर पाथवे है जी। अगर नहीं है तो डेफिनेटली उसको कोर्स चेंज करना चाहिए। सर जैसे आप पंजाब से हैं तो आपको पंजाब की मार्केट की अच्छे से नॉलेज है। ज़्यादातर पंजाबी बच्चे या बिजनेस की डिग्री लेके आते हैं या यूनिवर्सिटी में आते हैं या आगे दोबारा से बिजनेस की डिग्री ले लेते हैं। कौन सा ऐसा कोर्स बच्चे को यहाँ आके बदलना चाहिए जिसमें पीआर हो जाए? बिजनेस में तो दोबारा फिर पीआर नहीं हो रही जी किसी की। ऑफ कोर्स नहीं रही। आपने देखा होगा जैसे आज अगर 23 अगस्त और मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द स्टेट साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी एडिलेड में बैठा हूँ जी सर। 2-3 दिन पहले 189 जो कि परमानेंट वीजा है जी, इंडिपेंडेंट परमानेंट वीजा 189 उसका इनविटेशन आए हैं जी जी। और उसमें जो मिनिमम स्कोरिंग है जो फाइल की रिक्वायरमेंट है वो 65 पॉइंट्स होती है जी सर। और 65 पॉइंट्स में हाउसिंग इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 4-5 तरह के प्रोफेशन में 65 पॉइंट पे उनको पीआर मिली है। जी सर। अब देखो एक कोई भी किसी भी तरह की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना सर आप भी जानते हैं जी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कोई बंदा मकान बनाता है ना तो तकरीबन अराउंड 40 तरह की इंडस्ट्री है जो उसमें इन्वॉल्व होती है मकान बनाने 40 अलग अलग तरह की जो उसमें जो अलग अलग तरह जो टेक्निकल हैंड्स हैं जो स्किल्ड पर्सन है 40 टाइप्स के उसमें आते हैं चाहे वो पेंटर है चाहे वो प्लम्बर है चाहे वो 40 तरह के ट्रेड खाली कंस्ट्रक्शन के अंडर आ जाते हैं। हाँ जी 40 के करीब है उसमें जी 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 बहुत है जी। और उस फील्ड में अगर थोड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वहां से ओवरसीज से बच्चे को डायरेक्ट उस फील्ड में वीजा नहीं मिलता। जी सर। अगर यहाँ पे आके किसी ने कोर्स चेंज करना ही है जी तो इस टाइम जो है हॉट केक की तरह जो कोर्स चल रहे हैं जिनकी आगे आने वाले काफी लंबा समय इसमें जरूरत रहेगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हेल्थ इंडस्ट्री में और मेजरली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस टाइम जो मकान की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है यहाँ पे उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम भी यहाँ पे आ रही है वो चलो कुछ दिन फिर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अगर कोर्स चेंज करना ही है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड फिर मैं कहूंगा कि अब लड़के भी हैं और लड़कियां भी जी। हमारा जो ग्रोन अप होते हैं ना बच्चे सर आप भी समझते हैं कि लड़कियां कुछ डिफरेंट वे में ग्रोन अप होती है वहाँ पे जी। समाज जितना मर्जी एडवांस हो जाए फिर भी लड़कियां ही हैं हमारे समाज में जी। फिजिकली उनकी जो स्ट्रेंथ होती है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ और लड़के डिफरेंट तरीके से ग्रोन अप हो रहे हैं जी। अब मैं आपको एक रियल केस सुनाता हूँ भी मेरे पास एक लड़की आ गई और उसका टोटल जो उसकी जो वजन के हिसाब से मैं बात करूं तो अराउंड 40-45 किलो की होगी मतलब इतनी वीक सी एक फ्रेजाइल कमजोर होती है बच्चियां। हाँ तो वो मेरे पास आ गई कि मैंने कोर्स चेंज करना है सर। मैं कभी कौन सा कोर्स लेना है कहती मैंने पेंटिंग लेनी पेंटिंग वाला जो हाउस पेंटिंग करते हैं वो वाला कोर्स है जी। मैं कभी बेटा काम देखा है तुमने कभी कैसा होता है पेंटिंग का काम? आपको पता है कि जमीन से तकरीबन 2-3 फुट जो वो लंबे लंबे शूज से होते हैं जो बने होते हैं नीचे वो पहन के उसके ऊपर चढ़ना उतरना तकरीबन दिन में 100 से ज्यादा बार होता है और फिर वो पेंटिंग का काम होता है मतलब ऐसा काम है ये फिजिकली आप क्यों नहीं सर मैं तो मेरी बात हो गई है जी तो मेरे पास एम्प्लॉयर है जी मेरे को स्पॉन्सर कर दो मुझे तो सर्टिफिकेट लेना है जी। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा सर एम्प्लॉयर होगा तो वो बात फिर घूम फिर के वहीं पे एक्सप्लॉयटेशन की शुरू हो जाती है क्योंकि वो बच्चे ने सिर्फ पीआर लेने के लिए वो कोर्स करना। तो मैं ये भी एक सजेशन देना चाहूंगा कि बच्चे का कल अकेला पीआर लेने का पाथवे ना हो बच्चे ने ये सोचना है कि मैंने लाइफ लॉन्ग यही काम करना है और ट्रेड कोर्सेज जितने हैं सर जितने भी हैं हमारे मुल्कों में तो प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन को आपको पता ही है अभी कितनी को वो मिलती है वेटेज मिलती है लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी की लंबी देर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ना ट्रेड्स में तो ये इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर और इनकी डेट नहीं मिलती सर महीना को काम करवाना हो इतने बिजी रहते हैं ये लोग इनके इतना काम है इस फील्ड में क्योंकि ये टेक्निकल काम है और बिना लाइसेंस के नहीं होता कोई भी काम है। सो अगर करना ही है तो ट्रेड कोर्सेज में जाओ तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस टाइम जो आने वाले कई साल ऐसा चलेगा भी लेकिन ये मोटर मैकेनिक के शेफ कुक इनकी तो बहुत बड़ी भीड़ इस टाइम क्यू में है और जल्दी इनको कोई इन्विटेशन आने वाला नहीं है।
सर एक अपने इंडियन बच्चे, बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं, उसमें इतनी ग्रोथ क्यों है सर? दैट्स अनदर वन थिंग कि यहाँ पे इनको लगातार बंदे चाहिए जी। चाहे वो हेल्थ सेक्टर में क्या है कि जैसे सर मैं थोड़ा सा चलो हेल्थ सेक्टर की भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है कि अगर डिसेबिलिटी की बात करते हैं, कुछ लोग मेंटली जो प्रॉब्लम है, जिनको बिहेवियरल प्रॉब्लम है, उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी है, उन सभी को डिपार्टमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट उनको लुक आफ्टर करती है, उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। इवन जो खुद काम नहीं कर सकता तो उनके लिए केयर भी रख के देती है। तो केयर डजंट मीन कि फिजिकली जो लुक आफ्टर कर रहा है, किसी का खाना बना रहा है, किसी के घर की लुक आफ्टर कर रहा है, तो उसके साथ दूसरे चैप्टर भी, उसको कोई मेडिकेशन है तो वो एक केयर नहीं दे सकता, उसके लिए डेफिनेटली एक रजिस्टर्ड नर्स चाहिए जी। तो वो चेन है पूरी की पूरी। किसी की भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी को लुक आफ्टर करने के लिए रूट लेवल से जब एक नर्स और उससे भी पहले केयरर, और केयरर से शुरू होकर ऊपर डॉक्टर तक, उस सेक्टर में जितने भी लोग आते हैं उन सभी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ये जो मैं बात कर रहा था 189 का जो लेटेस्ट राउंड हुआ है जी, इसमें जो आप उसमें देखोगे ना, जो रजिस्टर्ड नर्स है उसमें तकरीबन 5-6 तरह की डिफरेंट टाइप, कोई मेंटल हेल्थ की है, कोई डिसेबिलिटी की है, कोई एज केयर की है, कोई अलग अलग तरह के रजिस्टर्ड नर्स जो पढ़ते हैं उनको पता है कि उनका ऑक्यूपेशन में स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो उसमें सब में इन्विटेशन आया, 85 से ऊपर सभी को इन्विटेशन आ गया जी। और जो परमानेंट वीजा 189, सबसे बड़ी बात है किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये इतना सबसे बढ़िया वीजा है, किसी को स्किल्ड माइग्रेशन में जाना है तो सबसे बढ़िया वीजा है जो 189 है। बस आपके पास अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए। हमने ना जी पिछले साल काफ़ी बच्चे भेजे कम्युनिटी सर्विस के कोर्स में, उसमें जितनी भी लड़कियां भेजी वो बहुत सक्सेसफुल हुई जी जाके। जी जी। अब देखो सर विनय जी, आपने भी जब भेजे हैं तो आपने डेफिनेटली कोर्स वो चूज किया जो एक्रीडेटेड जी, एक्रीडेटेड, क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी वेलफेयर की जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे एक्रीडेटेड नहीं है जी। मैं ये एजेंट्स जो बात सुन रहे हैं, जिन्होंने बच्चों ने एडमिशन लेनी है, जब पेरेंट्स जो अपने बच्चे को ये कोर्स दिलवाना चाह रहे हैं, और उनको सबको ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ACWA सो ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन या समथिंग उसका पूरा जो फुल फॉर्म है, वो अथॉरिटी है, उसने कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को ऑथोराइज कर रखा है, उनके कोर्स एक्रीडेट कर सकते करे हुए हैं जी। सभी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो कोर्स हैं वो एक्रीडेटेड नहीं है जी। तो वो पढ़ा भी देंगे, बच्चा सोशल वर्क करने के काबिल तो बन जाएगा, लेकिन उसका PR पाथवे नहीं है जी। तो इसलिए उस कोर्स में अगर जाते हैं बच्चे तो वो कोर्स लेके जाएं जो एक्रीडेटेड हो उस एजेंसी की तरफ से। और एक बहुत बढ़िया फील्ड है सर, इसमें लगातार बंदे इनको चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है सर, तो उसकी वजह से जो दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं सोसाइटी में वो भी बढ़ रहे हैं। और पर्टिकुलर जो आई विल नॉट से एशियन कंट्रीज बट स्टिल बिकॉज ये वर्ल्ड फिनोमेना है, सभी की डोमेस्टिक वायलेंस के केस इतने ज्यादा हैं सर जी, कुछ ही। सो उन सबको सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट चाहिए, फिजिकल सपोर्ट चाहिए, और वो सब इनका काम है सर, इसी फील्ड वाले बच्चों का काम है जी। और ज्यादातर इसमें लड़कियां ही काम करती हैं, क्योंकि इस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए प्रॉपरली जो पेशेंस चाहिए वो तो आप समझ सकते हैं कि फीमेल के अलावा किसी में नहीं होती। तो मेल में, वैसे नहीं कहते मेल में नहीं होती, पर मेल में कम होती है। फीमेल के पास ये जॉब करने के लिए बहुत बढ़िया स्किल्स जल्दी वो डेवलप कर लेती है और सिनेरियोस को भी समझती है, इसलिए कम्युनिटी वेलफेयर कभी फेल होने वाला ऑक्यूपेशन नहीं है सर। जब हम लॉ ग्राउंड पे लीगल कानून पढ़ते हैं ना जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं होती। पिछले 3 साल से क्या हो रहा है, जो मेरा पर्सनल तजर्बा है, हम लोग जितनी भी लड़कियों की फाइलें डालते हैं वो वीजा निकल जाते हैं, लड़कों के वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं। ये ऐसी डिस्क्रिमिनेशन भी होती है? वैसे तो देखो सर, इस मुल्क में किसी भी बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट फीमेल चाइल्ड का वीजा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है सर, ऐसा क्यों है? वही ना, रीड इन बिटवीन दी लाइंस, कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं जी। अब क्या है कि देखो ये जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जो पीछे यस नो के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ये इसका पहले कोई कोर्ट केस ना हो, अगर है तो उसकी क्या डिटेल्स हैं जी, कम्युनिटी के लिए हार्मफुल ना हो।
इसीलिए तो वो पीसीसी वगैरह मांगते हैं, पुलिस क्लियरेंस मांगते हैं। जी। इसका पहले कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, जी। खासतौर पे चाइल्ड अब्यूज केसेस में या डोमेस्टिक वायलेंस में या किसी भी तरह का अब्यूज जो उसने लॉ ब्रीच किया है, किसी भी कंट्री का किया होता है, उसको बड़ा क्लोजली देखते हैं। जी। अब हो सकता है ऐसा कोई स्टैटिक्स हो इनके पास, जो मेल है वो ज्यादा ब्रीच करते हैं, फीमेल कम ब्रीच करते हैं, पर रिटर्न में कहीं कुछ नहीं है। ये रीड इन बिटवीन द लाइंस वाली बात आ जाती है कि उसके अंदर आपने अपने को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि लड़कियों के वीजा इजी ग्रांट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मेल। जैसे मैंने कहा कम्युनिटी वेलफेयर की बात मैंने पहले की, उस फील्ड में ज्यादा लड़कियां हैं जी। इस टाइम भी ज्यादा लड़कियां हैं, नर्सिंग में ज्यादा लड़कियां हैं इस टाइम भी। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 50 में से तकरीबन 35 लड़कियां मिलेंगी, आपको 15 लड़के मिलेंगे। जो हमें तो कंप्लेंट्स आती है ना जी, कॉलेजेस से भी हमें कंप्लेंट आती है, क्लास से लगाने नहीं आते। ऐसी प्रॉब्लम भी लड़कों को ही है, लड़कियों को नहीं है सर ऐसी प्रॉब्लम। वही है ना सर, देखो पैसा जब बच्चे क्या मोटिव क्या है, वही है ना। जैसे आप इंडिया में बैठे हो जी। तो इंडिया के जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनका मोटिव क्या है, वो समझने की थोड़ी सी वो फाइन लाइन सी है। उनका मोटिव सबसे पहले कि परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है और पैसे पढ़ने का मोटिव कितने % लोगों का। आप भी इंटरव्यू करते हैं, बच्चे आपके पास आते हैं जी, लगातार आप इंटरव्यू करते हैं, आप भी समझते हैं इस बात को कि पढ़ने का, मुझे नहीं लगता अभी 10% से ज्यादा बच्चे होंगे जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई डिग्री लेना चाहते हैं। ज्यादातर यह है कि बस हमें तो ऐसी ले दो जी हमारी PR हो जाए, और यहाँ पे आके जब देखते हैं फिर शॉर्टकट ढूंढते हैं कि जल्दी पैसे इकट्ठे कर लें, जल्दी पैसे कमा लें, और अपना ऑक्यूपेशन छोड़ देते हैं, दूसरे ऑक्यूपेशन में चले जाते हैं। और मेजरली यहाँ पे जो अगर पंजाबी लड़कों की बात करूं तो हमें तो पंजाबी सभी को जो स्टीयरिंग पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो टैक्सी ड्राइविंग हो, चाहे वो ट्रक ड्राइविंग हो, चाहे वो स्टेट इंटर स्टेट ट्रक ड्राइविंग हो, चाहे लोकल हो, ऊबर करना हो, स्टीयरिंग व्हील पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं सर। एक देखो बच्चा है, एक फ्रेश माइंड है, क्लीन स्लेट है, उसका जो दिमाग है, और वहाँ पे माँ बाप से डेली 100 रुपया मांगना है पेट्रोल डलवाने के लिए, और वो मोटरसाइकिल, हीरो होंडा मोटरसाइकिल होगा मैक्सिमम, और बहुत सारे लोग बच्चों के पास तो वो भी नहीं है। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि आज थोड़ा एडवांस हो गया, तो फिर भी सभी के पास बच्चों के पास है। लेकिन यहाँ पे आगे एक लग्जरी गाड़ी उसको मिलती है जब टैक्सी चलाता है, कैमरी जैसी गाड़ी, जो वहाँ पे बच्चों के लिए एक सपना है। यहाँ पे वो कैमरी गाड़ी में 10-10, 12-12 घंटे बैठते हैं, घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, और पैसे भी बनते हैं, दोनों चीजें हो जाती हैं। तो फिर वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं सर अपने मोटिव से, और उनका मोटिव सिर्फ एक ही रह जाता है कि PR लेनी है और पैसे बनाने। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं सर। कोई बच्चे से बात होती है, कोई दूध वाला ट्रक चला रहा है, कोई ब्रेड वाली गाड़ी चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई लॉरी चला रहा है। ज्यादातर बच्चे ड्राइविंग करके ही खुश हैं, पंजाबी बच्चे तो खास तौर पे सर। वो कह रहे सर इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती, हमें कोई झिड़कता नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, यूट्यूब चल रहा है, साथ में यूट्यूब देखी जा रहे हैं, घर वालों से बात करी जा रहे हैं, साथ के साथ टैक्सी चलाई जा रहे हैं। बिल्कुल सर, यही हो रहा है सर पीछे ना। चलो आपको जैसे पता है कि हम एक पॉडकास्ट करते हैं विचार के नाम से जी, तो हमने एक इसमें इंस्ट्रक्टर को बुला लिया जी, उससे बात करते हैं कि देखो लगातार रोड एक्सीडेंट होते हैं ट्रक वालों के बच्चों के, तो जो इंटरस्टेट जा रहे हैं तो बहुत से एक्सीडेंट हो रहे थे, तो बच्चों की डेथ भी हो रही थी नेचुरली, और माँ बाप का मोस्टली बच्चे अकेले ही हैं, एक ही लड़का है, दूसरी लड़की है, तो वो भी अगर चला जाए दुनिया से तो कहाँ पे बात की है। तो फिर वो उसने बताया कि ये बच्चे जो लाइसेंस लेते हैं शॉर्टकट अपनाते, लाइसेंस लेने नहीं, लाइसेंस एक्चुअली अगर लेना है तो तकरीबन 1 महीना लग जाता है, वो भी किसी के पास कार का लाइसेंस हो, तो ट्रक चलाने का अगर लाइसेंस लेना है तो उसकी भी फर्दर 3 स्टेजेस हैं। तो पहले HR है, फिर MC है, फिर पहले HR है, फिर HC है, फिर MC है, जो सबसे बड़ा ट्रक है वो। MC लाइसेंस बनाने में तकरीबन 6 महीने भी निकल जाते हैं, और कुछ स्टेट ऐसी भी हैं यहाँ पे 1 दिन में बन जाता है, बच्चे वहां पे जाते हैं, बस शॉर्टकट में बना लेते हैं, उनको रिवर्स करना तक नहीं आता, वो उसको लोड को कैसे मैनेज करना है, वहाँ पे 35-40 टन का लोड लेके जब चल रहे हैं, तो वो बच्चे इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसने बड़ा क्लियरली बताया था कि लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग इसका वजह बनती है। लेकिन पंजाबी जो है ना जी, खास तौर पे मैं कहूँगा
इनको कंट्रोल करने का नहीं, कुछ भी चीज चाहे वो मशीन ही है, कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए उसका, चाहे वो घर है चाहे मशीन है। तो उस लिहाज से जो स्टीयरिंग व्हील पे बैठना तो बहुत पसंद करते हैं। हालांकि साउथ इंडियन, गुजराती, ये जो लोग हैं हिमाचल से, राजस्थान से, ये बहुत कम मिलते हैं सर ड्राइविंग। नहीं मिलते हैं, नहीं, ऐसा कम नहीं, होते नहीं हैं। चलाता, लेकिन अगर 100 बच्चा आप ड्राइविंग में देखोगे तो 70 तो पंजाबी होंगे, 30 दूसरी कम्युनिटी के होंगे। क्या ड्राइविंग के बेस पे पीआर हो जाती है सर? यस सर, डामा के बेस पे हो जाती है, लेकिन फर्दर जैसे ट्रक ड्राइविंग पे नॉट, उसमें ट्रक में भी ट्रक कई तरह के है सर, जैसे ना जी एक तो सिंपल जो जनरल ट्रक ड्राइवर है उसमें हो जाती है जी। एक जो आप देखते होंगे वीडियोस वगैरह में, जो लकड़ी है, जो जंगल में से लकड़ी काट के जो ट्रक लोड लेके आते हैं जी उसमें हो जाती है। वो जी अगेन एम्प्लॉयर चाहिए उसके लिए, और एम्प्लॉयर भी एक ऐसा चाहिए जिसके पास एटलीस्ट 4-5 लोग ऐसे हों जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो या परमानेंट रेजिडेंट हो, जी जो उसके पास काम कर रहे हो, और उसके पास जेन्युइन रिक्वायरमेंट हो वैकेंसी की, तो हो जाता है। डामा के थ्रू इस टाइम साउथ ऑस्ट्रेलिया में है ये ऑप्शन। सर बहुत सारे बच्चे ना आपको भारत में सुन रहे हैं, ये डामा मैं समझता हूँ, बट थोड़ा आपके माध्यम से जानना चाहूंगा डामा है क्या, क्यों इतना शोर क्यों है डामा का? डामा सर ऐसा है कि पहले तो डामा इटसेल्फ जो वर्ड है DAMA, डेजिग्नेटेड एरिया जी माइग्रेशन एग्रीमेंट, जी बेसिकली क्या है कि सर बहुत सारे, जैसे कि हर स्टेट की स्किल्स के मुताबिक एक अलग डिमांड है। जी मान लो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में ड्राइवर चाहिए, जी बहुत सारा ड्राइवर चाहिए, क्योंकि जो काफी बड़ी स्टेट है। जी इस तरह विक्टोरिया के कम ड्राइवर चाहिए, हालांकि पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो छोटी स्टेट है एरिया के हिसाब से। जी लेकिन इसके बाद मान लो उनको ड्राइवर नहीं चाहिए, उनके पास ऑलरेडी सफिशिएंट ड्राइवर्स हैं। जी साउथ ऑस्ट्रेलिया को चाहिए जी क्योंकि इनकी स्टेट बहुत बड़ी है, दूर दूर तक लोगों को भेजना पड़ता है, मटेरियल चाहिए, क्योंकि ट्रेन सिस्टम तो सिर्फ लग्जरी ट्रेन यहाँ पे चलती हैं या फिर लोकल ट्रेन चलती हैं, इंटरस्टेट ट्रेन है जो गुड्स के लिए बहुत कम है, जी चलती हैं, लेकिन जनरल गुड्स के लिए नहीं है। जी उसके लिए सिर्फ ट्रक ही है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर ट्रक बंद हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया बंद हो जाएगा। जी सो बिना ट्रकिंग के ऑस्ट्रेलिया नहीं चल सकता, ये जो है। जी तो इसमें ड्राइविंग जो ट्रक ड्राइविंग की जो है, दूर दूर लेके जाने के लिए ट्रक ड्राइवर्स की लगातार जरूरत रहती है। और क्या किस क्वेश्चन पे थे हम? डामा पे थे, आपने बोला डामा। हाँ, डामा। डामा के हाँ, अंदर हर तरह डामा के लोग को क्या है? चाहिए। हाँ, डामा क्या है कि जैसे मैंने बोला भी, डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट। जी अब क्या है कि स्किल असेसमेंट आपको भी पता है कि हर ऑक्यूपेशन में चाहिए। जी स्किल असेसमेंट में क्या देखा जाता है कि उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है जी और उसका क्वालिफिकेशन देखी जाती है। जी अब ट्रक ड्राइविंग के तो जब ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो सर्टिफिकेट 2, सर्टिफिकेट 3 होते हैं। जी जनरली वो 15-20 दिन में या महीना में बन जाते हैं। इतनी मेजर क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन बेसिकली इसका एक्सपीरियंस ही है जिसके बेस पे स्किल असेसमेंट होती है। और ये एक तरह की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की आउटसोर्सिंग है जी काउंसिल्स को या उस पर्टिकुलर एक बॉडी को जो देख रही है। जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट है और मेजर काम उसको दे रखा है कि आपके पास एक एम्प्लॉयर अप्रोच करेगा, वो कहेगा कि मुझे ड्राइवर चाहिए, आपने बेसिकली देखना है कि क्या उसको ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। तो आपने वो कंप्लीट काम करके हमें एक लेटर इशू कर देना है कि ये बंदा जेन्युइन है, इसको ट्रक ड्राइवर की जरूरत है, और फिर हमें उसकी नॉमिनेशन अप्रूव कर देंगे और वीजा ग्रांट कर देंगे। तकरीबन बहुत सारा काम निचले लेवल पे हो जाता है। ओके तो अदरवाइज प्रोसेस वही है। जी इसमें एक्स्ट्रा 2 स्टेप डाल दिए कि इमिग्रेशन अपना काम आउटसोर्सिंग करवा रही है और उन ऑक्यूपेशंस के लिए करवा रही है जो सारी फेडरल लेवल पे नहीं चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर एरिया में चाहिए। जी अब डामा के नीचे डार आता है, डेजिग्नेटेड एरिया रिप्रेजेंटेटिव बना रखे जी हैं। जी तो वो डार जो है जो रिप्रेजेंट करता है किस पर्टिकुलर, मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया में 2 हैं, जैसे जी 2 बॉडीज हैं, किसी स्टेट में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं। तो पर्टिकुलर 4-4, 5-5 काउंसिल का एक बना रखा है कि इस एरिया में अगर कोई बंदा चाहिए किसी को तो इस बॉडी को अप्रोच करो। वो बॉडी पूरा देखेगी, आपकी फाइनेंस देखेगी, आपकी वर्किंग देखेगी, आपकी रिक्वायरमेंट देखेगी, जेन्युइननेस देखेगी पोजीशन की,
और वो आपको एक इंडोर्समेंट लेटर दे देगी, और वो इंडोर्समेंट लेटर के बेस पे आप आगे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास लेबर एग्रीमेंट अप्रूव करा सकते हो, और उस अप्रूवल के बाद आप नॉमिनेशन अप्रूव करवाओ और वीजा डालो। 2 स्टेप एक्स्ट्रा कर दिए, लेकिन एक तरह की ये आउटसोर्सिंग है। और बहुत सारे ऐसे स्किल्स जो एक्चुअल जो डिमांड लिस्ट है जो फेडरल लेवल से इशू होती है उसमें नहीं है, डामा में है जी। मतलब बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो तकरीबन 90 स्किल तो ऐसे हैं जिनका एक ही कोड है। अच्छा, कोड ही एक है। ऑस्ट्रेलिया में कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती जी। उनका एक ही कोड दे रखा है ताकि वो डामा के थ्रू ही हो सकता है और किसी तरह वो नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल मैं एक लेमैन एग्जांपल अगर दूं समझाने के लिए, और मान लो साउथ ऑस्ट्रेलिया में जैसे ये ड्राई स्टेट है, पानी की कमी है, दूर हालांकि टेक्निकली मेथड बहुत है, पर मैं एक देसी तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूर दराज में देखना है कि कहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है जमीन के नीचे। जैसे हमारे हिंदुस्तान में चलता है ना कि वो बंदा एक हाथ में नारियल लेके चलता है और जहाँ नारियल सीधा हो जाता है बोलता है यहाँ पे कुआं खोदो या यहाँ पे बोर लगाओ, यहाँ पे पानी है जी। तो वो एक स्किल है बंदे के पास, और साउथ ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, किसी दूसरे स्टेट को नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो जो डार है और डार और डामा दोनों मिलकर देखेंगे कि वाकई इस एरिया में पानी ढूंढने वाले बंदे की जरूरत है, पानी नहीं है यहाँ पे, और यही एक सस्ती टेक्निक है, तो वो बंदा डामा के थ्रू हो सकता है अगर वो उसको ऑथोराइज कर सके। अभी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर ने कह दिया कि मेरे को ऐसी स्किल वाला एक बंदा चाहिए, कहीं से भी मिले, मुझे इंडिया से मिले, नेपाल से मिले, बर्मा से मिले, म्यांमार से मिले, पाकिस्तान से मिले, कहीं से भी मिले, तो वो बंदा डामा के थ्रू हो सकता है, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरा, डामा में क्या है कि सर सबसे बड़ी बात 2 तरह की कंसेशन है इसमें। जैसे 482 वीजा जो है, जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा है, उसमें एक मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड बंदे का होना चाहिए। एज ऑन टुडे इट इज अराउंड 77,000, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है फिगर जो एक्चुअल इसके नियर अबाउट है। तो उसमें क्या है कि डामा के थ्रू अगर आपने अप्लाई किया है, 2 चीजें कंसेशन मिलती हैं। जनरली 10% तो इस इनकम थ्रेशोल्ड में, कि एम्प्लॉयर उसको 10% कम इनकम भी देगा तो उसका वीजा अप्रूव हो जाएगा। प्लस अगर उसकी एज ज्यादा है, आपको भी पता है कि 45 के बाद पीआर नहीं मिलती। लेकिन अगर किसी बंदे ने जो डामा के थ्रू 482 लिया है, तो अगर उसने फर्दर 186 एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डालना है तो वहां पे वो ये 45 की जगह 55 तक चली जाती है, उसको एज की भी रिलैक्सेशन मिल जाती है। कोई बड़ी उम्र का बंदा अगर आना चाहता है और उसके पास, फिर तीसरी कंसेशन इसमें इंग्लिश की भी है कि इंग्लिश, मान लो किसी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा के लिए मिनिमम जो स्किल्ड वीजा जो है मिनिमम उसको 6 ईच चाहिए किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए, पॉइंट बेस्ड वीजा जो होते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई बंदा 4.5 बैंड है या 5 बैंड है और उसमें रिलैक्सेशन मिल जाती है, बहुत सारे ऑक्यूपेशन में रिलैक्सेशन है। ये 3 मेजर रिलैक्सेशन लेने के लिए भी लोग डामा के थ्रू जाते हैं, और ये सबसे बढ़िया वीजा है सर इस टाइम एम्प्लॉयर्स के लिए भी, और जिसके पास कम इंग्लिश है, उम्र ज्यादा है और वो बंदा रिलैक्सेशन लेना चाहता है और उसको जो एम्प्लॉयर कम तनख्वाह देना चाहता है, तो वो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है ये डामा। प्रैक्टिकली समझूं तो 55 साल की उम्र तक 5 बैंड से भी पीआर पॉसिबल है डामा में। हाँ, अगर वो 482 के थ्रू पाथवे के थ्रू चलता है तो पहले उसके पास डामा के थ्रू वीजा होना चाहिए, तभी रिलैक्सेशन मिलेगा जी। तो डामा के अंदर कोई भी आदमी आ सकता है फिर? मतलब स्किल्ड बंदा होना चाहिए। स्किल्ड मतलब कोई भी इन द सेंस कि वो लिस्ट में तो होना चाहिए, डिमांड लिस्ट में तो होना चाहिए। जो आपका एरिया है साउथ, लिस्ट है सर, जो आपका एरिया है साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये डामा के अंडर आता है? यस, प्लीज, सारी स्टेट आती है सर। तो कितनी तरह की आपके पास जॉब से अक्सर होती रहती है जी, जो एम्प्लॉयर आपको मिलते हैं? इसमें डामा के अंडर ना तकरीबन तनीम मुझे पता, लेकिन 350 ऑक्यूपेशन से ज्यादा ऑक्यूपेशन है। अच्छा, हर तरह का आदमी यहाँ पे आ सकता है। 350 आप लगा लो, कितने तरह के ऑक्यूपेशन बन जाते हैं सर जी। वो बंदे मान लो आपने देखो क्या है कि इंडिया में जितने भी आप देखो कि इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, कोई ब्रिकलेयर है, कोई टाइलर है, वो सारे एलिजिबल हैं। लेकिन 2 चीजें चाहिए, एक तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उनका एक्सपीरियंस प्रूव करने के लिए जी, जो कि जनरली वहां पे नहीं रखते। वो कैश में पेमेंट ली, कैश में खर्च कर दी, ना तो रिटर्न भरी है, ना कोई बैंक में स्टेटमेंट गई है, कुछ भी नहीं है उनके पास।
अगर वो बनाना शुरू कर दें तो सिर्फ 3 साल का ही चाहिए और उसके बाद पाथवे निकल जाता है। दूसरा, उनको यहाँ पे एम्प्लॉयर चाहिए जो उनको स्पॉन्सर करने वाला हो, और एम्प्लॉयर्स को बंदे चाहिए सर। या अभी मैंने बात की ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 65 पॉइंट पे भी 189 मिला है जी। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बंदों की बहुत कमी है जी। इस टाइम उनको बंदे चाहिए। अगर वहां पे इंडिया जैसी कंट्री में अगर बंदे अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाना शुरू कर दें, आज भी शुरू कर दें, तो आने वाले 3 साल में सब उनकी रिटर्न वगैरह हो, उनकी बैंक स्टेटमेंट हो, पे स्लिप्स वगैरह सब जेन्युइन सब कुछ हो, तो वो 3 साल के बाद वो एलिजिबल बन जाएंगे कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयर ढूंढें और ईयर ले लें, आ सकते हैं। सर थोड़ा डिटेल में बताइए, 482 वीज़ा है क्या? क्या इसमें जॉब मिल जाती है आराम से 482 वीज़ा में? तो एम्प्लॉयर्स के पास ना देखो क्या कि अभी काम करने वाले बंदे को काम तो हमेशा ही मिल जाता है जी। जिस एम्प्लॉयर को किसी भी तरह को बंदा, मान लीजिए एक होटल है जी, कोई भी रेस्टोरेंट है मान लो जी, अगर वो एक अच्छी कैपेसिटी वाला तकरीबन 150-200 सीट लगी हुई है उसको जी, तो मिनिमम 3 तरह के ऑक्यूपेशन जनरेट करता है मिनिमम जी। एक तो होटल मैनेजर करेगा वो जी, एक उसको कुक करेगा, वो शेफ करेगा। मिनिमम 3 बंदे तो आप किसी भी होटल वाले के पास चले जाओ आज की तारीख में, उसको बंदे चाहिए। अच्छा, तीनों चाहिए हर होटल वाले को? जो जिसका अच्छा मैनेजर हो सकता ना चाहिए हो जी, लेकिन कुक शेफ तो चाहिए ना। कुक शेफ हर किसी को चाहिए। हाँ, कुक शेफ तो जरूरी है, मतलब जिसके पास भी 2 से ज्यादा कुक है तो उनको एक शेफ चाहिए जी जी, ठीक है ना। तो वो तो चाहिए, उसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन बड़ा रेस्टोरेंट है, जो होटल है, तो उसको मैनेजर भी चाहिए, उसका लुक आफ्टर करने के लिए, सारा मैनेजिंग करने के लिए उसकी। तो वो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? बच्चों के पास क्वालिफिकेशन भी है जी, स्किल असेसमेंट भी है, लेकिन स्किल नहीं है। यहाँ वहां पे दिक्कत आती है। अब जब बंदे को आज ही शुरू करना है एक रेस्टोरेंट, कि कल को उसकी मतलब टेबलिंग शुरू हो जाएगी और कस्टमर वो इनवाइट करना शुरू कर देगा, लेकिन उसने जो शेफ उसके पास आया या कुक उसके पास आया कि तो मेरे पास क्वालिफिकेशन भी है जी, मेरे पास ये असेसमेंट का सर्टिफिकेट भी है जो ट्रा ने या वेटसेस वालों ने इशू किया हुआ है, लेकिन मेरे पास किचन में काम करने का तजुर्बा नहीं है, और उस बंदे उसके पास इतना टाइम नहीं है कि उसको ट्रेन करे। ठीक है ना सर। इसलिए बार बार वही बात है कि स्किल जरूर हासिल करो जिस भी फील्ड में आपने क्वालिफिकेशन लिया है, और ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि आपको स्पॉन्सर ना मिले। एम्प्लॉयर तो बंदे ढूंढ रहे हैं सर स्किल्ड बंदे। सर जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप होती है कैसे वर्क कैसे करता है ये काम? तो देखो, एम्प्लॉयर की सबसे पहले तो एम्प्लॉयर की वर्दीनेस देखी जाती है। लॉ के मुताबिक उसको एसपीएस बोलते हैं, स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप 482 वीजा के लिए जी। और उसमें डिपार्टमेंट क्या करता है, अप्रूवल से पहले उसकी फाइनेंसिस देखे जाते हैं जी, उसकी टोटल उसकी वर्किंग देखी जाती है कि कितना इसने खर्चा किया है, कितनी इसकी इनकम है, और क्या इसका प्रॉफिट निकाल रहा है, कि इस बंदे को जो इसको नया रखना है उसको तनख्वाह निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, उसकी टोटल वर्दीनेस देखी जाती है। और इसके अलावा उसका इमिग्रेशन के साथ डील कैसा है जी। क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर कोई बंदा आपने स्पॉन्सर करना है, उस बंदे को किसी भी तरह ऑब्लिगेटरी या कैश या कोई दूसरे तरीके से कोई कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए या लेन देन नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है जी। अगर ऐसा कहीं पकड़ा जाता है तो दोनों तरफ के उनके लिए एक बहुत बड़ी एक ब्लॉकेज आ जाती है, रास्ते में दीवार खड़ी होती है। उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए अप्रूवल होती है सबसे पहले एसपीएस, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप। और जब स्पॉन्सरशिप किसी के पास है तो वो उसने कोई बंदा करना है, स्पॉन्सर करना है, तो बंदे के लिए स्पॉन्सर करने के लिए सबसे पहले तो उसको LMT लेबर मार्केट टेस्ट करवाना पड़ता है कि ये बंदा मुझे चाहिए। मैंने अखबार में भी निकलवाया, मैंने ऑनलाइन भी वैकेंसी निकाली थी, मुझे बंदा नहीं मिला जी। तो उसको फिर मैंने इसके लिए इसकी नॉमिनेशन कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर बंदे की, तो यही मेरे काबिल है और मैं इसको स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। तो फिर नॉमिनेशन अप्रूव हो जाती है, और उसके बाद जब नॉमिनेशन अप्रूव हो जाए तो फिर वो वीजा डाल देते हैं सर। तो वीजा आ जाता है, तो ये 4 साल का वीजा होता है। और 4 साल के वीजा में तो जनरली क्या होता है कि जब 482 के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम जी, तो 186 के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब कोई बंदा 482 पे 2 साल काम कर ले, 1 साल का पहले एक्सपीरियंस था,
2 साल इस पे काम कर लिया तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो वो एलिजिबल बन जाता है 186 के लिए। अगेन इट्स ए एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, 186 भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम वही एम्प्लॉयर जो है उसको आगे भी स्पॉन्सर करने के लिए एग्री हो जाता है। वो कहते हैं ना जी, मैं जनरली मेरे पास जब मैं कॉलेज में था तो मैं स्टूडेंट्स को कहता था कि एम्प्लॉयर को ना हैंडीकैप मत हो जाए अगर कुछ करवाना है तो। हैंडीकैप का मतलब ये नहीं कि उसके हाथ पांव तोड़ रहे हैं जी। हैंडीकैप का मतलब ये है कि उसको एहसास करवा दो कि अगर आप छोड़ के गए तो भाई उसका काम बंद हो जाएगा। ये एहसास अगर करवा दिया तो सब कुछ आपको थाली में परोस के देगा, वो स्पॉन्सरशिप भी करेगा, वो सब कुछ करेगा एम्प्लॉयर। और बहुत से सारे ऐसे केस हैं सर, हजारों की गिनती में ऐसे केस हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर ने मतलब आवाज मार मार के घर से उठा के बच्चों को स्पॉन्सरशिप दी है और उनको PR दिलवा के दी है, यहाँ पे बच्चे के पास एक सॉलिड स्किल है। अब कहते हैं जो 482 है ये अगर एम्प्लॉयर चाहेगा तो ही उसकी PR होगी फिर। डेफिनेटली सर, मतलब क्या है कि आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ के नहीं कि आज यहाँ लगे कल कहीं और लग गया। ऐसा नहीं कि छोड़ नहीं सकते, लेकिन डिपार्टमेंट आपको टाइम देता है, 6 महीने का टाइम है उसमें जी। कि अगर आपने ये एम्प्लॉयर के पास ले लिया 482 जी, उसके बाद 1 महीने के बाद आपके उनके साथ कुछ चक्कर पड़ गया, कोई वो आपको पैसे नहीं दे रहा पूरे, या आपका वर्किंग आवर्स पूरी नहीं दे रहा, या फिर आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं सर, तो आपकी आपस में बन नहीं रही, तो आप एम्प्लॉयर को छोड़ना चाहते हो, जा सकते हो, लेकिन विद इन 6 मंथ 6 महीने आपको सरकार देती है कि उस 6 महीने में आप नया एम्प्लॉयर ढूंढो, उससे नॉमिनेशन अप्रूव करवाओ और जो वीजा एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दो तो जब वीजा तो पहले ही ग्रांट हुआ होता है, तो नई नॉमिनेशन अप्रूव करवा लो, दैट्स फाइन। आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि मैंने नया एम्प्लॉयर मेरा ये है, सो होता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अगर नया एम्प्लॉयर नहीं ढूंढते, और इसमें एक और भी प्लस पॉइंट दे रखे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि लॉ बहुत बढ़िया है, यूज करने की जरूरत है जी। तो 6 महीने के अंदर अपने ऑक्यूपेशन के बाहर भी बंदा काम कर सकता है। आपको एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हैं, मान लो एक होटल वाले की, जैसे फिर मैं शेफ की एग्जांपल लूंगा कि वहां पे छोड़ दिया आपने काम, 6 महीने आपको मिलते हैं, 6 महीने में आप एक नया एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हैं, तो 6 महीने में कुछ भी करो जी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती आपको, किसी भी दूसरे ऑक्यूपेशन में काम करो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको नया एम्प्लॉयर ढूंढ के उसकी नॉमिनेशन अप्रूव करा के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। क्या 482 वीजा में डिपेंडेंट को भी वीजा मिलता है? जी, डिपेंडेंट की डेफिनेशन है सर यहाँ पे, जैसे उसको ना मतलब मेंबर ऑफ मोफू बोलते हैं, मेंबर ऑफ फैमिली यूनिट जी। पहले था, आज से पहले काफी देर पहले था ये कि पेरेंट्स भी बीच में आ जाते थे जी। आज की तारीख में नहीं है। मेंबर ऑफ फैमिली यूनिट की एक डेफिनेशन है जी। उस डेफिनेशन के अंदर जो आता है तो वो 482 प्राइमरी एप्लीकेंट के साथ एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कंबाइंड एप्लीकेशन हो सकती है जी। उसमें क्या होता है कि मियाँ बीवी जी और उनके बच्चे जी, और मान लो किसी ने कोई सेकंड मैरिज की हुई है तो वो लड़की की तरफ से भी कोई पीछे स्टेप किड्स हो सकते हैं, जब लड़के की तरफ से भी स्टेप किड्स हो सकते हैं, वो भी मोफू की डेफिनेशन के अंदर फिट बैठते हैं जी, वो आ सकते हैं, पेरेंट्स नहीं आते। सर एक वीजा आजकल बहुत फेमस है 491, ये क्या होता है? तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वीजा है जी, पॉइंट बेस्ड वीजा है जी, रीजनल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जहाँ वर्क फोर्स भेजने के लिए एक सबसे बढ़िया वीजा है, और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको आपको 15 नंबर देती है, इसको 15 पॉइंट्स जी। अगर आपके पास मान लो 60 पॉइंट बन रहे हैं जी, तो सभी सोर्सेज से जी, मेजर वो भी चलो बता देता हूँ कि बेसिकली 4 ही सोर्सेज है मेजर जो है, जिस जहाँ से पॉइंट आप कैलकुलेट करते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी उम्र क्या है जी, आपका इंग्लिश लेवल क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है जी। दूसरे भी है साथ में कि अगर आप शादीशुदा हो तो फिर नहीं कुछ मिलता, अगर आप सिंगल हो तो 10 नंबर वहां से भी मिल जाते हैं जी। अगर शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर ने कि क्या क्वालिफिकेशन है, उसका इंग्लिश का लेवल क्या है, उसकी स्किल असेसमेंट है या नहीं, वहां से भी नंबर मिलते हैं जी। लेकिन 491 वीजा पे 15 नंबर सरकार देती है जी, और कम से कम 3 साल उसी एरिया में रहने के लिए वो कहती है जी। बच्चे लेते हैं वीजा यहाँ पे, वो अगेन फिर वो बात आ जाती है कि बच्चे लेते हैं वीजा, उसके बाद साथ के साथ एक्सक्यूज ढूंढने शुरू कर देते हैं, जी नहीं जी मैं तो मेलबर्न जाना है जी, मुझे तो ब्रिस्बेन जाना है जी, मेरे भाई वहाँ रहता है, मेरी बहन वहाँ रहती है, मैंने तो यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया में 491 ले लिया,
ऐसा नहीं है फिर सरकार रोकती नहीं है उनको, जी, ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन आप कोई जेन्युइन रीजन बताओ कि यहाँ पे मुझे ये देखो जी मेरे पास 10 ईमेल अनसक्सेसफुल की आ गई, मुझे जॉब नहीं मिल रही जी, तो फलां स्टेट से मुझे जॉब मिल रही है, मैं वहां जाना चाहता हूँ, इट्स ओके यू कैन गो। वो रोकते नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि हमने 15 नंबर दिए हैं आपको जी, तो इसी काम के लिए दिए हैं कि हमारे इस रीजनल एरिया में रुको या आपकी वर्क फोर्स जो है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स यहीं पे यूज हो, हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करो आप। मैं जो आज ना बहुत अच्छी चीज़ आपसे एक सीखा हूँ वो है कि ऑस्ट्रेलिया ट्रस्ट पे बिलीव करता है। तो सभी कानून ये आपको हर चीज़ पे आप पे विश्वास करते हैं कि आप रीजनल एरिया में जाना चाहिए, अगर आप नहीं भी वहाँ रह रहे तो भी आपको कुछ नहीं कह रहे। नहीं, लेकिन बता के जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन वो फिर वो तो क्या कि मतलब क्या क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा सरकार जी। अब बच्चे क्या करते हैं कि बिना बताए निकल गए तो फिर तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया ना सर। उन्होंने 15 नंबर दिए आपको जी, इसी बात के दिए कि आप उनकी स्टेट में रहो, रेवेन्यू जनरेट करो जी, लेकिन अगर आप जाना ही चाहते हो जी, तो वो आपको रोकते नहीं है, लेकिन बता के जाओ और रीजन प्रॉपर देना पड़ेगा आपको कि मेरे पास ये रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक अकेला कहीं रीजनल एरिया में, रिमोट एरिया में एक बच्चा रह रहा है और वहां पे वो होमली सिकनेस फील कर रहा है, वो उसकी वजह से उसको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, उसको डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, उसको वर्किंग आवर्स नहीं मिल रहे, तो वो सारे रीजन इकट्ठे करके पेपर डॉक्यूमेंट्री डिपार्टमेंट को दो तो डिपार्टमेंट हैप्पीली आपको लीव कर देता है, जाओ कोई बात नहीं, जहाँ पे आप जाना चाहते हो जाओ, लेकिन रीजनल एरिया में जाओ, वहां पे जाके काम करो, हमारे पास नहीं रहना चाहते इट्स ओके, पर बताना पड़ेगा, बिना बताए अगर जाओगे तो नेचुरली वो ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा। सर कुछ टेक्निकल लोग हैं इंडिया में जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, ये 2-3 तरह की कैटेगरी के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा हमें अप्रोच करते हैं बट ये इंग्लिश का लेवल मीट नहीं करते, ये लोग कैसे जा सकते हैं सर? तो देखो फंक्शनल इंग्लिश एक वर्ड आप भी जानते हैं, 5 बैंड चाहिए उसमें, मिनिमम 4.5 और मैक्सिमम 5 ओवरऑल 5 बैंड चाहिए इस फंक्शनल इंग्लिश में। तो 5 बैंड वाला बंदा, 5 बैंड मुझे लगता है कोई अगर बंदा कुछ मान लो है 10 पढ़ा हुआ बंदा है तो अगर 5-6 महीने वो कहीं से ट्रेनिंग ले लेगा तो 5 बैंड तो इजीली आ जाते हैं। 5 बैंड तो चाहिए। अब सिंपल सी बात है, एक बंदा काम कर रहा है यहाँ पे या रोड पे जा रहा है, उसको एक सरदर्द की गोली लेनी है, अगर वो बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा अपनी तो इस मुल्क में सर्वाइव कैसे करेगा जहाँ की जो मेन लैंग्वेज ही इंग्लिश है। तो उसके लिए एक फंक्शनल इंग्लिश का क्राइटेरिया तो उन्होंने रखा हुआ है इन सब के लिए। अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा है तो फंक्शनल इंग्लिश भी चल जाती है, लेकिन अगर पॉइंट बेस्ड वीजा लेना है तो डेफिनेटली वो 6 की चाहिए आपको, क्योंकि उसके बिना गड्डी नहीं चलती। सर बहुत सारे बच्चे जब ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उनकी उम्र 17 साल होती है, वो कैसे आ सकते हैं सर? सर 17 लेस देन 18 जो बच्चा है सर उसके लिए स्पेशल वेलफेयर अरेंजमेंट करवाने पड़ते हैं, उसके बिना बच्चा नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी आरटीओ है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे है, चाहे किसी भी लेवल का जो आरटीओ है जी, उसको उसकी वेलफेयर के लिए बड़े सख्त मैं कहूँगा कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जी, और उसके लिए गार्जियन चाहे यहाँ पे हो जी, और चाहे उसके साथ आए जी, बिना गार्जियन को ऐसा नहीं कि वो आ नहीं सकता, आ सकता है जी, लेकिन उसके लिए गार्जियन चाहिए। गार्जियन को 590 अलग से वीजा मिलता है जी, तो वो उसके पास वर्क राइट नहीं होते जी, लेकिन वो साथ में अप्लाई किया जा सकता है वीजा वो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वीजा अप्लाई करने के टाइम पे डिपार्टमेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, इट्स ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एक्चुअली, कॉल लेटर उसको बोलते हैं CAAW जी, कंफर्मेशन ऑफ अकोमोडेशन एंड वेलफेयर जी, ये जो COE जनरेट यहाँ से होती है, जो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट प्रिजम्स बोलते हैं उसको, जो कि सब्सिडरी है डिपार्टमेंट की, होम अफेयर डिपार्टमेंट की, तो वहां से वो लेटर इशू होगा और वो लेटर साथ वीजा एप्लीकेशन के साथ लगेगा बच्चे के, तब जाके वीजा ग्रांट होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं आ सकता। देखो स्टूडेंट वीजा पे 6 साल से ऊपर का बच्चा कोई भी आ सकता जी, और ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की है, शुरुआत की है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में जो पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में है जी, और गवर्नमेंट जॉब इस टाइम आप मान के चलो कि कोई भी बंदा
लेस देन 80,000 नहीं ले रहा, उससे ऊपर ही है सभी की सैलरी जो है जी। और उसके पास 7-8 साल की जॉब हो गई है जी। उसी टाइम पे बच्चा तकरीबन किसी के पास 10 साल से ऊपर जॉब होगी तो उसका बच्चा 17-18 साल का होगा, पढ़ने की उम्र में होगा, जहाँ 12-13 साल की उम्र में 6वीं क्लास में 7वीं में या 8वीं में जो भी तो उसका ईयर होगा, दे आर एलिजिबल। वो बच्चे को अगर बाहर भेजना चाहेंगे और उसके फायदे भी बहुत है सर जी। एक तो बच्चे की आइल्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती जी। ठीक है, वो बच्चा अगर यहाँ पे बस ऐसा ही है कि उसका यहाँ पे कोई गार्जियन ढूंढना पड़ता है और यहाँ पे हैं जी। ये जो सर्विसेज देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड हैं और बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं जो लेटर इशू करते हैं और उनके साथ पेरेंट्स की बात हो जाती है, जूम पे हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है, वो बच्चे को लुक आफ्टर करते हैं 3-4 महीने के लिए या ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नेचुरली उसकी पेमेंट पेरेंट्स को करनी पड़ती है और ऐसा हो सकता है सर 6 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आ सकता है, बस उसके लिए लेस देन अगर 18 है तो गार्जियन चाहिए, चाहे वो इंडिया से आए चाहे वो यहाँ से इंडिया मीन्स किसी भी कंट्री से आए यहाँ पे अरेंज किया जाए और हो जाता है। सर पूरी दुनिया से लोग ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को स्कूलिंग के लिए भेजते हैं, ये भारत से नहीं आते क्योंकि यहाँ पे जो माँ बाप है वो किसी गार्डियन को अपना बच्चा नहीं पकड़ाना चाहता और जब हम एजुकेशन कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं हमारे पास कोई भी आके कहता है जी मुझे साथ में जाना है, हमें लॉ ग्राउंड पे लीगल ग्राउंड पे कुछ समझ नहीं होती, हम उसको मना कर देते हैं। क्या ऐसे लोगों को आप सर्विस दे सकते हैं कि उनके पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई कर सकें? ऑफ कोर्स सर, ऐसा है कि ये ऐसे बहुत से केस हैं जी कि जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे का वीज़ा लगा दिया हमने ईयर 7 में या 8 में आ गया जी, ईयर 7 में मान लो लगाओ जी, ईयर 7 से अब ईयर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 6 साल तो ये होगा जी, ठीक है। उसके बाद 2 साल एक्स्ट्रा भी देती है गवर्नमेंट जी कि बच्चा बीच में कहीं ड्रॉप आउट हो गया, कोई फेल हो गया, कुछ हो गया, 2 साल एक्स्ट्रा का वीजा मिलता है। जैसे जनरल कोर्सेज में 3 महीने प्लस का वीजा मिलता है ना जी, तो उसमें 2 साल एक्स्ट्रा का वीजा मिलता है जो इतने साल की आपने पढ़ाई यहाँ पे करनी है। और होता है अगर ये नहीं मैं कहता हूँ कि लॉ को हमने ब्रीच करना है, कुछ करना है, मान लो यहाँ पे आने के बाद बच्चा पेरेंट्स की कमी महसूस कर रहा है तो उस ग्राउंड पे हम पेरेंट्स का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, वीजा अप्लाई कर सकते हैं और कोई वीजा नहीं हम अप्लाई कर सकते। हाँ, यहाँ पे आने के बाद 590 अगर वो एलिजिबल है जी तो दूसरी अगर उसको 600 वीजा अलाउ करता, मुझे ये देखना पड़ेगा कि 590 के लिए भी 600 की प्रॉब्लम क्रिएट करता है या नहीं। तो अगर वो अलाउ करता है तो वो 590 गार्जियन वीजा अप्लाई करके अपना कोई मकान वगैरह लेके रह सकते हैं, बट एक ही कंडीशन उसमें रहती है कि बच्चा तो छोटा है, उसके पास वर्क राइट तो होने नहीं है और फिर जो गार्जियन होता है उसके पास भी वर्क राइट्स नहीं होते इसमें। सर जो समस्या मैं बताता हूँ, जो मेन समस्या है, समस्या ये है कि पहले तो छोटा बच्चा तो को आएगा नहीं इंडिया से, बच्चा आना चाहता है 11वीं और 12वीं में। जो बच्चा 11वीं 12वीं यहाँ पढ़ लेता है ना उसको यूनिवर्सिटी में सेटल होना बहुत आसान हो जाता है जी। इजी सर, इसकी इजी उसके सीधे पाथवे हैं। हाँ, जब हम 11वीं 12वीं के लिए बच्चा लाते हैं तो तब उसका माँ बाप दोनों में से एक जन साथ आ सकता है उसके? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सर देखो अब क्या है कि प्राइमरी चीज क्या है हमारे पास जी, प्राइमरी चीज ये है कि हमने वीजा ग्रांट करवाया जी सर, क्योंकि देखो एजुकेशन सेल करते हैं ये कंट्री जी, इनका मोटिव ये नहीं है कि पढ़ने के बाद बच्चा हमारे पास परमानेंट रेजिडेंसी लेगा जी। वो तो अगर हम रूल को फॉलो करते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर देते हैं तो हम ले सकते हैं जी, बट दैट इज नॉट मींस परमानेंट थिंग विद एजुकेशन जी। उन्होंने इनका मोटिव क्या है कि एजुकेशन एक बच्चा ले और वापस चला जाए अपने कंट्री में जी। हमने तो एजुकेशन सेल करनी थी, हमने उसको पढ़ा दिया अब जाए, लेकिन हमारा मोटिव क्या है कि हमने एजुकेशन लेने के बाद पीआर भी लेनी है, कोई इलीगल पाथवे नहीं है वो। लेकिन इनका यही रहता है कि इसी तरह वो पेरेंट्स जो साथ में आते हैं उनको पहले ही एक वो क्या कहते हैं हल्की सी वो रीड इन बिटवीन दी लाइंस वाली बात हो जाती है कि वो फिर वीजा को बड़ा फूक के देते हैं कि पेरेंट्स पहले ही साथ में आ रहे हैं, बच्चा यहाँ पे रह रहा है, कल को कोई ना कोई ये यहाँ रहने की कोशिश करें, जिसकी वजह से फिर वीजा ग्रांट होना मुश्किल हो जाता है। अगर आप गार्जियन यहाँ से अरेंज करते हैं जी तो मैं कोई गारंटी तो नहीं देता 100% की, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा चांसेस है वो वीजा ग्रांट जी होता है। सर जो बच्चा 11वीं 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद
जो बच्चा 11वीं या 12वीं में पढ़ने आ रहा है, उसकी उम्र 16-17 साल है, क्या 17 साल के बच्चे को यहाँ पे काम करना अलाउड होता है? 17 साल के बच्चे के बाद मतलब काम करते हैं बच्चे, लेकिन उसको नेचुरली जो ये आउटलेट्स है ना, जैसे हंग्री जैक्स है, मैकडोनल्ड्स है, सबवे है, जितने भी फास्ट फूड वाले आउटलेट्स हैं, ये तो ऐसे बच्चे ढूंढते हैं क्योंकि इनको कम पे करना पड़ता है बच्चों को। जी। तो ये तो 16-17 साल वाले आफ्टर 14 बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। जो आफ्टर 14 वर्क राइट्स मिल जाते हैं बच्चों को जहाँ पे डोमेस्टिक स्टूडेंट्स है वो काम करते हैं। और इंटरनेशनल के लिए क्या कानून होता है सर? इंटरनेशनल अब स्कूलिंग में जो बच्चे हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा अभी, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से 24 आवर्स मिलते हैं उसको जी। ऐसा कुछ नहीं है कि ना मिले उसको जी, फिर भी देखना पड़ेगा मुझे। जो अंडर 18 बच्चे हैं जो उनको वर्किंग राइट्स के बारे में क्या सीन है। जितने लोग अब मेरे साथ हैं इस पॉडकास्ट में, मेघा सिंह जी ने आज बहुत सारी चीजें क्लियर करी। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जो रूल्स रेगुलेशन है, लॉ है, उसको यूज करना है। सर बार बार आपको गाइड कर रहे हैं, इसको यूज करिए, इसको मिस यूज मत करिए। सो गार्डियन वीजा भी है, काम करने के लिए भी जा सकते हैं, हर चीज है, बट कानून के दायरे में रह के काम होगा। और कानून के दायरे में रह के काम करने के लिए एक कानूनी आदमी चाहिए जो आपको जानकारी दे सकता है। अब किसी को गार्डियन वीजा लेना है, किसी को बच्चा 11वीं के बाद भेजना है, किसी को काम करने जाना है, किसी को 55 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में रहने जाना है, इन सब चीज़ों की जानकारी एक लाइसेंस्ड रेगुलेटेड एजेंट ही आपको दे सकता है। मेरा काम एजुकेशन कंसल्टेंसी का होता है। हम लोग रेगुलर अपनी लीड्स जो होती हैं वो एक एक्सपर्ट को देते हैं। सो जितने भी लोग एडिलेड जाना चाहते हैं या एडिलेड से संबंध रखते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सर का ऑफिस है, आप इनसे संपर्क करिए, अपने रिश्तेदार भाई बहन को भेजिए, आपको सही जानकारी मिलेगी जो लॉ ग्राउंड के ऊपर होगी। बहुत सारे सर सवाल है लोगों के, और एक जो सबसे बड़ी समस्या आज के दिन आ रही है लोगों को, वो आ रही है कि लोग माइग्रेंट होना चाहते हैं परमानेंट तौर पे। उसके लिए क्या क्या प्रावधान होते हैं सर? देखिए सर, इस मुल्क में बेसिकली लॉ के मुताबिक 3 ही रास्ते हैं परमानेंट रेजिडेंसी लेने के। जी सर। ठीक है, सब्सिडरी रास्ते और भी हैं, लेकिन बेसिकली मेजर के तौर पे 3 रास्ते हैं। सबसे पहला तो स्किल्ड माइग्रेशन। जी सर। जैसे मैंने कहा कि वो पॉइंट बेस्ड वीजा होता है, जिसमें 189 वीजा है, 190 वीजा है, और उसमें जो परमानेंट 491 वीजा है, 191 वीजा है, तो 190 और 491 और 189, ये 3 स्किल्ड माइग्रेशन वीजा जो इंडिपेंडेंटली बंदा अपने पॉइंट के बेस पे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉइंट्स मिलते हैं उसके बेस पे माइग्रेट हो सकता है, परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ के ले सकता है। और जब आप 4 साल परमानेंट रेजिडेंट रह लेते हो तो उसके बाद सिटीजनशिप का टेस्ट होता है एक छोटा सा, वो क्लियर करो और आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। जी। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर। जी। एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने के लिए अगर आपके पास कोई है, उसमें 482 वीजा है, 494 वीजा है, उसमें 186 वीजा है। ये तीनों वीजे जो हैं एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा हैं। इसमें अगर एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है एक सर्टन, जैसे 494 है, 494 पे अगर आप 3 साल काम कर लेते हो तो आप 191 अप्लाई करो और आपका पाथवे 191 इज परमानेंट वीजा। यस। तो आपका पाथवे निकलता है। जी। तो इसी तरह मतलब ये दूसरा तरीका है कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर हो गया। और तीसरा तरीका है पार्टनर वीजा। अगर कोई सिंगल है यहाँ पे तो वो अपने वो पार्टनर को बुलाना चाहता है, यहाँ पे कुछ किसी की यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो सिटीजन है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उससे शादी करके या डिफैक्टो पार्टनर बन के उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अंडर आप वो पार्टनर वीजा अप्लाई कर सकती हो, तो या परमानेंट रेजिडेंट हो सकती हो। और लास्टली जो बचता है कि अगर पेरेंट्स किसी के परमानेंटली यहाँ रहना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग वीजाज हैं, जो ऑन शोर अप्लाई करना है या फिर ऑफ शोर अप्लाई करना है, या फिर एक हैवी रकम देनी पड़ती है वो वाला अप्लाई करना है, या फिर एक लंबी वेटेज है, तकरीबन 30-35 साल की वेट पीरियड है, वो वाला वीजा अप्लाई करना है। पेरेंट्स के लिए कई वीजाज हैं। जी। तो बेसिकली तो 3 जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए 3 ही है, जनरल स्किल्ड माइग्रेशन, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन एंड पार्टनर वीजा। जी। अब ये 3-4 तरीके के रास्ते हैं जिन रास्तों से
एक इंसान माइग्रेंट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर? अगर आप में से जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप चाहते हैं आपको पीआर मिले, आपको लॉ को समझना है, ये 3-4 तरीके हैं। अब हर आदमी एलिजिबल नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप मैक्सिमम जानकारी लीजिए, समझिए चीजों को, आपके लिए क्या बेहतर है। समय भारत में हम लोगों के पास बहुत होता है, ऑस्ट्रेलिया में हर किसी के पास लिमिटेड समय होता है। सो मेरी विनती है पॉडकास्ट देखने वालों को, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट होना चाहते हैं, आप महंगा सर के साथ एक बार अपॉइंटमेंट बनाइए। जब तक एक और बात मैं क्लियर करना चाहूंगा सर, जी कि 25 से लेके 34 साल जी ये इस एज सेगमेंट में जो भी है जी, ठीक है ना जी, इसमें हाईएस्ट पॉइंट्स मिलते हैं उनको, 30 नंबर मिलते हैं एज की जी। ये एक एज सेगमेंट है जिसमें जो भी फिट बैठते हैं, अगर उनके पास कोई भी स्किल है, वो स्किल अगर डिमांड लिस्ट पे है जी, तो स्किल असेसमेंट करवाओ और उसकी EOI डालो या फिर ROI डालो, जो भी उसका प्रोसेस है, तो वो वीजा के लिए ट्राई कर सकते हैं, परमानेंट वीजा के लिए किसी भी तरह का, चाहे वो पाथवे वाला वीजा हो या डायरेक्ट PR हो। सर मेरा काम है लोगों को मोटिवेट करना। 300 तरह के प्रोफेशन आपने बताए हैं जो डामा रीजन के अंदर ही हैं, और आप डामा रीजन में ही बैठे हैं। तो मैं तो या तो किसी के साथ होता हूँ या किसी के खिलाफ होता हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों की जो समस्याएं हैं उसका हल निकले। असेसमेंट जब तक मेरे साथ है, हाँ तो मैं उनके साथ हूं। जब तक असेसमेंट नहीं होगी काम नहीं होगा। लोग हवा में अपना पैसे उछालते रहते हैं, कोई पैसे मांग रहा है नौकरी देने के, कोई पैसे मांग रहा है गारंटी के। जब तक कोई एलिजिबल ही नहीं है उसको कोई नहीं लेके आ सकता। सो जितने भी लोग आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप समझिए, पहले तो इंग्लिश जरूरी है, बिना इंग्लिश के आप नहीं जा पाएंगे। पढ़ा लिखा आदमी जाएगा, अनपढ़ आदमी नहीं जाएगा। अब जहाँ तक बात रहेगी एम्प्लॉयर है नहीं है, पॉइंट बन रहे हैं नहीं बन रहे, वो एक लीगल आदमी का काम है। अपनी असेसमेंट के लिए आप मिलिए साहब को, समझिए इनसे। ये एक ऐसे इंसान हैं जो तजर्बे से बैठे हैं, भारत में बहुत अच्छा तजर्बा है इनके पास, ज़िंदगी देखिए इन्होंने, आपको सही जानकारी दे पाएंगे। स्पेशली वो बच्चे सर जो बच्चों के माँ बाप भारत में हैं, अब उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो आप ऐसे बच्चों को क्या उनकी जिम्मेदारी लेते हैं सर? अगर कोई बच्चा आपको अप्रोच करे, आप उसको PR तक का रास्ता दिखाएंगे सर? ऑफ कोर्स सर, उसका देखो, अगर बच्चा मतलब ये 12 का सर्टिफिकेट भी भेजता है मेरे पास, तो मेरे पास ये सब्जेक्ट थे और ये मेरी स्कोरिंग है और ये मेरा बोर्ड था, हमारे पास पेरेंट्स के पास ये फंड्स का मैनेजमेंट ये है जी, तो मैं उसको भेज के इनिशियली असेस कर सकता हूँ कि कितने के चांसेस है आपके वीजा ग्रांट होने में। और अगर वीजा ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद तो देखो मैं जिम्मेदारी तो नहीं लेता भी 100% हाँ भाई हो जाएगा। अगर वो बच्चा कानून को फॉलो करता है, कोई कंडीशन ब्रीच नहीं करता, एक प्रॉपर स्किल अपना गेन करता है, तो अल्टीमेटली जो डेस्टिनेशन है उसका PR का वो इजीली वो हासिल कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सर पेरेंट्स कैसे जा सकते हैं? बहुत सारे बच्चे हमने पढ़ने भेज दिए, क्या उनके पेरेंट्स उनको मिलने जा सकते हैं या और भी तरह का कोई वीजा होता है जी? देखो पहली बात तो ये है कि बच्चे सिर्फ जो स्टूडेंट वीजा पे हैं जी, उनके पेरेंट्स के लिए तो एक ही वीजा बचता है ले दे के, वो है 600 विजिटर वीजा जी सर। मिलने के लिए जाते हैं, जनरली वो 3 महीने के लिए होता है। लेकिन उसमें जब क्या कि विजिटर वीजा ऐसे ही बहुत सारे केस में देखता हूँ रिफ्यूजल आ जाती है, जब उसको फाइल को इम्पोर्ट करके देखता हूँ कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या की हुई है, तो खुद पता चलता है भी इसके रीजन क्या है जी, क्यों ये रिफ्यूज हुआ। विजिटर वीजा की सबसे जो मेजर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आने वाले को ये प्रूव करना है कि ये रीजन है, ये जो कारण है जिनकी वजह से मैं वापस जाऊंगा जी। वो कुछ भी हो सकती है, उसकी नौकरी हो सकती है, उसकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, उसका कोई पीछे किसी को लुक आफ्टर करना है, उसकी कोई पढ़ाई हो सकती है। स्ट्रॉन्ग टाइज अगर उसकी बैक कंट्री में है जी, तो विजिटर वीजा के चांसेस 100% हो जाते हैं ग्रांट होने के जी। अगर उस टाइज में कहीं वीकनेस है जी, तो फिर वो बहुत कम चांसेस रहते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल बच्चे आते हैं कि 18-20 साल का बच्चा है, उसका फादर है मान लो 45 जी, तो डिपार्टमेंट को ये देखना है कि 45 वाले बंदे के पास चांसेस हैं यहाँ पे रुकने की, वो कोई डामा के थ्रू या किसी और के थ्रू कोई अपना एक्सप्लोर तो नहीं कर रहा है यहाँ पे रुकने के लिए जी। इनका क्या है कि इन्होंने भेजना है उसको वापस हर हालत में जी, तो उनको एविडेंस दो, ये मेरे रीजन है, मैं बच्चे के पास मिलने आ रहा हूँ और मैं वापस चला जाऊंगा। वो 600 सब क्लास वीजा है जो उसमें जो टूरिस्ट स्ट्रीम में आता है।
फैमिली स्पॉन्सर्ड में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं कि फैमिली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जब तक कोई बंदा पीआर नहीं होता, परमानेंट रेजिडेंट नहीं होता, जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नहीं बनता, तो वो स्पॉन्सर नहीं कर सकता किसी को भी जी। तो इसलिए वो 600 जो टूरिस्ट स्ट्रीम में वो ही अप्लाई करें, और उसके लिए मोस्टली अगर टाइज स्ट्रॉन्ग हो तो वीजा मिल जाता है बच्चे जी पेरेंट्स को। हाँ, दूसरी बात रही जो सिटीजन हो गए बच्चे, जो परमानेंट हो गए, उनके पेरेंट्स कितनी देर के लिए पेरेंट्स को साथ रखना चाहते हैं? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, या परमानेंटली वो हर स्टेज के लिए। फिर वो पैसा कितना लगाना चाहते हैं, क्या वो जो एक इंश्योरेंस अमाउंट होती है वो पूरी देना चाहते हैं, या फिर एक ऐसा वीजा अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें कहते हैं कि हम इसकी सोशल सिक्योरिटी है, जो इसका मेडिकल के खर्चे या कुछ और होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हम खुद देख लेंगे, इसका इंश्योरेंस करवा के रखेंगे उसकी, लेकिन उसका वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है जी। तो उसके लिए अलग वीजा है। जिसकी उम्र रिटायरमेंट एज की हो गई है पेरेंट्स की, उसके लिए अलग वीजा है। यहाँ पे रिटायरमेंट एज की बता देता हूँ 67.5 जी, 67.5 साल की उम्र हो तो उसको रिटायरमेंट एज मानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, जो माइग्रेशन का लॉ है यहाँ पे जी। तो अगर पेरेंट्स उससे ज्यादा हो गए तो उनके लिए अलग वीजा है। अगर कंट्रीब्यूटरी एज्ड पेरेंट है उसके तकरीबन 50-55 हजार डॉलर खर्चा आता है एक पेरेंट का, तो उसके लिए अलग वीजा है जी। उसमें फर्दर उसको 2 वीजा कर रखे हैं, भी आधी फीस पहले दे दो, आधी बाद में दे देना, वो अलग अलग कैटेगरीज हैं। लेकिन जी। हो जाता है जैसा केस टू केस डिफर करता है, सभी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उम्र भी देखनी पड़ती है और बच्चे का यहाँ पे स्टेटस क्या है वो भी देखना पड़ता है। सर, बहुत सारे लोग विजिटर वीजा लेके ऑस्ट्रेलिया में जाते थे, वहाँ जाके स्टूडेंट वीजा कन्वर्ट कर लेते थे जी, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। वो चीज होगी अब बंद। अब कोई जेन्युइनली अगर पढ़ना चाहे वहाँ जाके, वो कैसे पढ़ सकता है? तो जेन्युइनली कोई पढ़ना चाहता है तो फिर ऑफशोर स्टूडेंट वीजा अप्लाई करो जी। हाँ, अगर कोई 600 पे यहाँ पे आके कहता है कि मैं स्टूडेंट वीजा ले लूंगा तो नहीं मिलता सर। अगर कोई 600 पे आता है वो आके 482 ले सकता है सर? विजिटर वीजा से जी, विजिटर वीजा से हाँ डेफिनेटली सर ले सकता है वो, लेकिन 482 का ना प्रोसेस है जी। उसको मतलब आज मतलब ए से शुरू करके जेड तक पहुंचने में तकरीबन 6 महीने लगते हैं वीजा एप्लीकेशन लगने में जी जी जी। क्योंकि पहले LMT करवानी है, फिर उसको लेबर एग्रीमेंट अप्रूव होना है, फिर नॉमिनेशन आनी है, फिर वीजा एप्लीकेशन लगती है जी। ये तकरीबन 6 महीने का प्रोसेस है। और जनरली विजिटर वीजा में क्या है कि 3 महीने का स्टे मिलता है बंदे को जी जी। तो 3 महीने में वापस जाना है, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। बट उसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे लोग आते हैं जो स्किल्ड है जी, एम्प्लॉय ढूंढते हैं जिसको बंदे की जरूरत है, उनके साथ बातचीत करते हैं, अपना वो प्रोसेस से शुरू करके चले जाते हैं। और जब उसके पास विजिटर वीजा किसी के पास 2 साल का है या 3 साल का है, और जब तक वो फिर 482 डालना होता है एप्लीकेशन, आके ऑनशोर डाल देते हैं। अगर ऑनशोर है तो फिर ब्रीजिंग वीजा ए मिल जाता है, लीगली रह लेते हैं, फिर वो चल जाता है। वो थोड़ा पाथवे है, मतलब अगर कोई आके मिलता है तो उसको बता सकते हैं कि ये एक लीगल पाथवे है, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। सर, समय हमारे पास कम है, आज बहुत समय ले लिया मैंने आपका, और मैं चाहूँगा आप अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे ही हमारे साथ शेयर करते रहें। अगर आज के इस डिस्कशन के साथ आप और कुछ ऐड करना चाहें बच्चों के लिए सर? बस यही है सर, बेसिकली बच्चे वहाँ से जहाज में बैठने से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लें, हाथ का कोई स्किल होना चाहिए जी, अपना काम खुद करना आना चाहिए। और यहाँ आने के बाद जिस स्टडी को पढ़ रहे हैं वो अगर उसमें PR पाथवे है तो उसी फील्ड में काम करें जी। तो कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसी दीवार नहीं है आपके बीच में अभी जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए रोके जी। लीगल जो कानून को फॉलो करो, कंडीशन ब्रीच मत करो, तो आप इजीली मिनिमम 5 साल में बोलता हूँ और मैक्सिमम 7 साल के अंदर कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन करने के लिए आया है यहाँ पे वो PR हो जाता है सर, परमानेंट रेजिडेंस बन जाता है। और नेचुरली उसके बाद जो दूसरे रास्ते खुलते हैं, वो अपने पेरेंट्स को बुलाए, अपने भाई बहन को बुलाए, अपने पार्टनर को बुलाए, शादी करे, लाइफ लॉन्ग यहाँ के जो एक अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छे रूल रेगुलेशन है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको एंजॉय करे लाइफ को। बस रूल रेगुलेशन के अंदर रहेगी, शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। शॉर्टकट यहाँ पे पकड़ा जाता है सर किसी न किसी स्टेज पे आके जी। और वो शॉर्टकट ऐसा होता है, वो क्या कहते हैं कि इसको ना फिर वो डिपार्टमेंट सबक सिखाने वाले पोज में चला जाता है जी। तो बंदा पकड़ा गया ना जी, पहली बात तो उसको बुलाते नहीं है जी,
जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास पूरे इकट्ठे नहीं रहते, जब बुला लिया तो फिर भाई वो उसको बुरे के घर तक छोड़ के आते। जब तक उसको डिपोर्ट नहीं कर देते वो तब तक उसको छोड़ते नहीं है। जो मर्जी कर लो, कहीं मर्जी चले जाओ। कोई रेयर होगा, कोई 100 में से 10 केस जो है दोबारा रिवोक हो जाते हैं, अदरवाइज 90% केसेस अगर पकड़े गए तो ब्रीच करते हुए तो वो उसको वापस जाना ही पड़ता है। और वो अकेला वापस नहीं भेजते, दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं भी भाई ये हो सकता है आपके पास, विद इन गाइडलाइंस, विद इन रूल रेगुलेशन और एक्ट ने जो बाइंडिंग्स दे रखी है उसके अंदर रह के करो तो कुछ भी हासिल करो, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने अपना कीमती समय दिया। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा, आज जो महंगा सिंह जी ने हमें एक्सप्लेन करा है उसके मुताबिक ये एक ऐसा मुल्क है जो आप पे विश्वास करता है। यहाँ पे कानून बहुत सरल हैं, उन कानूनों को यूज करिए, उनको मिस यूज मत करिए। अगर आपसे गलती होगी तो ये आपको माफ कर देंगे, अगर आप धोखा देंगे तो ये आपको सजा देंगे। गलती माफ हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में धोखे की सजा मिलेगी, इसलिए कोई भी गलत काम मत करिए। आपसे कोई गलती हो गई है उसको मान लीजिए, एक लीगल पार्ट को हायर करिए, वो आपका हल निकाल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया आपके भी, देखने वालों चाहने वालों को सबका शुक्रिया। अगर अच्छा लगा तो इसमें अब कभी भी मिलना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें तो मैं एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में हूँ। जी सर। तो मेरा नंबर विनय जी से ले सकते हैं आप। जी सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, बाय, रब रखा। थैंक यू।